हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इमाद एंड वेलकम टू माय चैनल इमाद क्लिक्स। और आज हम लोग आए हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ और मेरे साथ है गाबित नबी। अब इनका इंट्रोडक्शन मैं क्या दूं? इनका इंट्रोडक्शन यही जो हमारा पॉडकास्ट है वो रहेगा, बिकॉज़ आपको समझ में आ जाएगा ईच एंड एवरीथिंग। और जो आज का पॉडकास्ट है इट्स गोइंग टू बी वेरी थॉट प्रोवोकिंग। एंड गाबित के बारे में बता दूं कि मैं कुछ टाइम पहले इनसे मिला था एंड वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। और उसी टाइम मुझे लगा कि नहीं, ये बंदा है, ही शुड बी हर्ड एंड वी शुड हैव अ पॉडकास्ट, ताकि जो मैंने इनके साथ कॉन्वर्सेशन की और जो मैंने महसूस किया, मैं चाहता हूँ कि वो हमारी ऑडियंस भी आज महसूस करे। एंड आई होप इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। वेलकम गाबिद Inshallah. साहब। Thank you so much, sir. It's an honor. Thank you. चलो, तो आई वुड स्टार्ट, लास्ट टाइम जब हम लोग बात कर रहे थे वी टॉक्ड अबाउट एडिक्शन। Right. तो उसके बारे में थोड़ा सा आप वजाहत से बताएंगे, व्हाट काइंड्स ऑफ एडिक्शन आर प्रिवेलिंग इन कश्मीरी सोसाइटी? जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ है, बिहेवियर एडिक्शन है, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ एडिक्शन। तो उस पे आई जस्ट वांट टू हेयर योर थॉट्स। प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी लाई करती है ना अभी हमारी सोसाइटी में वो ये है कि हम सिर्फ एक तरफ से बर्बाद नहीं हो रहे। हम सिर्फ एक साइड से रिवर्स गाड़ी रिवर्स गियर में गाड़ी हमने नहीं लगाई है, बल्कि हर तरफ से हम बर्बाद हो रहे हैं। और उसका मेजर रीज़न ये है कि चाहे सब्सटेंस एडिक्शन हो या फिर बिहेवियरल एडिक्शंस हो, जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो डेटा हमारे सामने आ रहा है, इट इज़ अनबिलीवेबल एंड इट्स हॉरिफाइंग जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है। सब्सटेंस एडिक्शन की बात ले, सबसे कॉमन जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है ब्राउन शुगर, ह्यूराइन यूज़ किया जाता है और इंजेक्शन उसके लगाए जाते हैं, गांजा, चर्च एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और फिर चलो एक साइड से तो बर्बाद थे ही कुछ हद तक, लेकिन दूसरे साइड से हमारे घर भी अब बर्बाद हो रहे बिकॉज ऑफ बिहेवियरल एडिक्शंस। और जिसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है वो है पोर्नोग्राफिक एडिक्शन। वो है पोर्नोग्राफिक एडिक्शन जिसने इस लेवल पर तबाही मचाई है कि जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो डेटा आ रहा है, जो क्राइम रेट शूट अप हो रही है, जो सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, जो डिप्रेशन बढ़ रहा है, जो स्पेक स्कैनिंग के थ्रू बच्चों की इमेज सामने आ रही है उनकी ब्रेन की। आई डोंट थिंक कि अगर इसको अभी रोका जाएगा नहीं तो वी आर गोइंग टू बी इन डीप डीप ट्रबल, रियली डीप ट्रबल। सो आपको क्या लगता है, लाइक इन कमिंग ईयर्स हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर सोसाइटी? कमिंग ईयर्स की छोड़े, आप पहले आई गिव सम डेटा पॉइंट्स जो आप हम्म। विच यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। सबसे पहली चीज़ जो सब्सटेंस एडिक्शन है ना, आप ये समझे ड्रग एडिक्शन के बारे में 2022 में, 2022 में हमारे पास ऑलमोस्ट 23,000 केसेस थे कश्मीर में जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड केसेस थे। और 2023 में ये शूट अप होके 41,000 से ज़्यादा हो गया। एंड नाउ वी आर इन 2024 एंड देयर इज नो डाउट इन दिस पॉइंट कि ये 50,000 से ज़्यादा होने वाला है, यानी 50,000 घर बर्बाद। और सिर्फ 50,000 घर बर्बाद नहीं है, बल्कि उनकी विसिनिटीज में जितने भी घर है वो भी इस वजह से बर्बाद होने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। ये फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, लास्ट ईयर इंडियन एक्सप्रेस में अगस्त के ही महीने में एक डेटा आया था, एक रिपोर्ट आई थी कि हर 12 मिनट में श्रीनगर के ओपीडी में एक ड्रग एडिक्ट एंटर होता है, हर 12 मिनट में। और जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस की तरफ से रिपोर्ट आती है कि हर दिन 30,000 इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। एंड वी नो कि जब कोई ऑफिशियल डेटा आता है उससे जो असल में डेटा होता है वो ज्यादा ही होता है। बिल्कुल। सो इवन इफ वी कीप इट 60,000 इंजेक्शंस पर डे, इमेजिन द पैंडेमिक वी आर इन। और ये सिर्फ सब्सटेंस एडिक्शन के बारे में। तो इस तरह की जो है ना पैंडेमिक में हम आ चुके हैं। एंड ये तो सिर्फ एक साइड है जो मैंने आपको बोला। सेकेंड साइड जो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन है ना, वो जिस लेवल पे शूट अप हो रही है, आपको मैं एक फैक्ट बता दूं ताकि यू गेट टू अंडरस्टैंड वी वी आर। 90% ऑफ जो रेप केसेस पाए जाते हैं फ्रॉम द लास्ट 10 years, उनमें लगभग लगभग 90% जो केसेस होते हैं हमारे, उनमें जो गिल्टी होता है, जो विक्टिम के साथ जो गलत करता है, वो पॉर्न एडिक्ट होता है। और पोर्नोग्राफी की आप सोचे, फ्रॉम 13% इन 2013 टू 40% इन 2023, ये जंप हुआ इन द नंबर्स जो इंटरनेट यूजर्स पॉर्न देखते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मतलब आई पर्सनली नो कि ये तो इंडिया में बैन हुआ था, मतलब यू कैन नॉट एक्सेस दीज साइट्स एंड स्टफ। या इट वाज बैंड, साइट्स बैन कर दी गई थी, बट दीज दे आर स्टिल अवेलेबल, पीपल आर टेकिंग इट वीपीएन्स के थ्रू, बाकी सारी चीज़ों के थ्रू। और व्हाट इज़ हॉरिफाइंग इज़ के फ्रॉम फोर्थ लार्जेस्ट बिगेस्ट रीज़न फॉर यूजिंग इंटरनेट, अब हम सेकेंड लार्जेस्ट बिगेस्ट रीज़न की तरफ पहुंच चुके हैं बिकॉज ऑफ पॉर्न। यानी सेकेंड लार्जेस्ट सेकेंड बिगेस्ट रीज़न बनने वाला है पॉर्न फॉर यूजिंग इंटरनेट। ये हालात है। और जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं कश्मीर में, चाहे स्कूल्स की बात हो, इंस्टीट्यूशंस की बात हो, घरों की बात हो, बसेस की बात हो,
हर जगह की बात हो, दे आर सो हॉरिफाइंग। मैं अगर आपको 2-3 यहाँ पर एग्जांपल्स दूँ ना, यू विल बी शेक टू द कोर कि जो चल रहा है उस वजह से। ये पोर्नोग्राफी जो है, दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ एडिक्शन, बट देर आर लॉट ऑफ अदर एडिक्शन जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं, जो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग ड्रग या सब्सटेंस अब्यूज़ की बात करें, जो इजीली अवेलेबल है, और ख़ासकर जो हमारी जेन जी है, जो यंग बच्चे हैं, वो इसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो उसका मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए ना, ये पूरी गेम खेली जाती है। नेवर थिंक कि कोई चीज़ तुक्के से लग जाती है। ये पूरी की पूरी एक गेम होती है जिसके थ्रू आपके बच्चे को टारगेट किया जाता है। कौन से बच्चे को टारगेट करना होता है वो भी देखा जाता है। किसके पास पैसे होंगे, किसके पास नहीं होंगे। पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है कि जिसके थ्रू क्यूरियोसिटी से स्टार्ट होता है, फिर आगे आगे जाके उनको पहले मुफ्त में आप देते हो। फिर इतना जब वो एडिक्ट हो जाते हो तो उनसे जितना आप पैसा लेना चाहो वो आप ले सकते हो। तो अब जो इसमें मुब्तला हो रहे हैं ना, ये असल में जो प्रॉब्लम है ना, वो पेरेंटिंग की है। असल में जो प्रॉब्लम है, वेयर द प्रॉब्लम लाइज। बिफोर वी कम टू पेरेंटिंग, तो उससे पहले आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि मतलब जो भी चीज़ हमारी सोसाइटी में की जाती है, वट एवर जहाँ से ये चीज़ें आती है, मतलब उसका कोई तो मकसद होगा। समबडी इज़ गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो हु यू थिंक जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ को करप्ट कर रहे हैं, हमारी जनरेशन को तबाह कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है कि कश्मीर में ऐसी जगह मतलब सबसे ज़्यादा ये चीज़ हो रही है? सी जहाँ पर लोग अनएम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा होते हैं ना, हम्म। और जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम से जूझते हैं, वहाँ पर इस चीज़ को टैप करना बहुत आसान होता है और वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत दौड़ती है। अब 6 कंट्रीज़ की ना हमने केस स्टडी की थी। कोलंबिया और नाइजीरिया, मेक्सिको, यूएस, फिलीपींस और भी कुछ कंट्रीज़ थी। मतलब मेजर 6 कंट्रीज़ की हमने की थी उसमें। उसमें पता चला कि वो सोसाइटीज़ जहाँ पर सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, जहाँ पर गैप्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, जहाँ पर डिप्रेशन, जहाँ पर मेंटल प्रॉब्लम, सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रन करती है। इट इज़ लाइक अ ट्रेजर फॉर देम। तो उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है एंड दे डोंट केयर अबाउट एनीवन। अब देखिए सही, क्वीन विक्टोरिया से एक काम चलता आ रहा है। क्वीन विक्टोरिया जो है ना, वो अपने वक्त से वो बूटियाँ बना के लोगों को खिलाती थी इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स। तो तब से चलता आ रहा है इन सब का ये सिस्टम कि दिस इज़ हाउ दे वर्क, दिस इज़ हाउ दे कैपिटलाइज, दिस इज़ हाउ दे जनरेट देयर इनकम। और इनको किसी की परवाह नहीं इस चीज़ में। इट दे डोंट केयर अबाउट एनीवन। ये अपने सगों को बेच सकते हैं इस चीज़ के लिए। मैंने इसके बारे में एक चीज़ पढ़ी थी, यू माइट हैव हर्ड अबाउट पंजाब। ठीक है, एक मूवी भी आई थी, उड़ता पंजाब। राइट। सो वो एक इंसाइट्स थी कि ऐसा क्यों होता है, व्हेन एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट एक करना होता है, एक जनरेशन जब एक चीज़ की तरफ होती है, एंड व्हेन दे वांट टू चेंज द आइडियोलॉजी, एक पूरी जनरेशन को ख़राब करना चाहते हैं, उस चीज़ से अलग करना चाहते हैं। तो दीज एलिमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द सोसाइटी। डोंट यू थिंक कि कश्मीर भी सेम चीज़ रिपीट हो रही है यहाँ पे? सी टू से कि सिर्फ इसके पीछे एक पॉलिटिकल मकसद है वुड बी रॉन्ग। बिकॉज इफ़ यू सी द जियोग्राफी ऑफ द कश्मीर, ये कोई आम सी जगह नहीं है कि जहाँ पर आप ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर दो एंड यू थिंक कि सब कुछ इससे जो है ना दब जाएगा, या फिर एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आ जाएगी या लोग नंब हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। हमारी जियोग्राफी देखे, हमारे बॉर्डर्स देखे, हमारे इश्यूज देखे, हमारी हिस्ट्री देखे, उसमें कभी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इसमें इन्वॉल्व कर दे। सो इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल थिंग, इट्स मोर ऑफ दैट कैपिटलिस्टिक मैंटेलिटी जो आती है। हम हर चीज़ ना, हमारी जो है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे जोक देते हैं। हर चीज़ लिटरली। मतलब मेरा बच्चा खराब हो रहा है, वो गवर्नमेंट की गलती है। मेरा बच्चा शराब पी रहा है, वो गवर्नमेंट की गलती है। मेरा बच्चा ड्रग्स कर रहा है, गवर्नमेंट की गलती है। मेरा बच्चा जो है ना वो पोर्नोग्राफी देख रहा है, गवर्नमेंट की गलती है। बिहेवियरल एडिक्शंस में गवर्नमेंट की गलती है। फिर आपने बच्चा रखा क्यों है? मतलब वेट देयर, फिर आपने बच्चा रखा क्यों है? अगर आपको पेरेंटिंग नहीं आती है, अल्लाह ताला एक क्लीन स्लेट आपके सामने देते, एक बिल्कुल जिसके पास कोई डेटा नहीं होता है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं फितरत से उसको पैदा करता हूँ, अब तुम्हारे तक है जो तुम उसको बनाओगे। अगर आपको उसकी पेरेंटिंग आती नहीं है, अगर सब कुछ आपको गवर्नमेंट पे ही जोड़ना था, फिर बच्चा आपको रखना क्यों था? तो दैट इज द प्रॉब्लम हियर कि हर कोई चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं जा सकती है। इसमें फेलियर ओवरऑल सोसाइटी का है, हर एक इंस्टीट्यूट का है, हर एक जो है ना वो एंडीवेयर जो भी उसमें शामिल है उसका इसमें हिस्सा है। नहीं, नो डाउट पेरेंटिंग का तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में इतना डीप रूटेड हो गई है। सो एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर इंस्टीट्यूशंस जो ये चीज़ें देख रही है, बट ऐसा लग रहा है कि इस पे वैसे कोई काम हो नहीं रहा है। बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। नहीं, दैट्स अ गुड पॉइंट। देखिए ना, मैं थ्रू दिस मीडियम आई जस्ट वांट टू कन्वे वन मैसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है See, we बिकॉज ऑफ have to be डिस्कशन। very honest on this या podcast. एब्सोल्युटली। I don't like people जो different
इदारों को हेड करते हैं, आई डोंट इनवाइट देम ऑन माय पॉडकास्ट, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि एक जनरल जो व्यू पॉइंट है एक इंसान का वो मैं सामने लाने की कोशिश करता हूँ. तो यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, विच Yep. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि इट इज़ वेरी रिलेटेबिलिटी टू आवर ऑडियंस जो ये पॉडकास्ट देख रही है. तो गाबित साहब, आई जस्ट वांट टू कम टू दिस पॉइंट कि आपको नहीं लगता कि जो इदारे हैं यहाँ पे, कि ये चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए, somebody is keeping a check and there are a lot of organizations जो इस पे keenly look कर रही है, लेकिन उतना काम नहीं हो रहा है. So what do you know, आपका क्या ओपिनियन इस बारे में? सी जो सोसाइटी होती है ना, वो कभी भी एक इंस्टीट्यूट से नहीं चलती है. ठीक है, सोसाइटी इज ऑलवेज अ कलेक्शन, अ सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. बट जो आपका पॉइंट है ना, वो बड़ा वैलिड है. देखिए, अस्पतालों में बाहर पोस्टर लगाने से, या स्कूल्स के बाहर पोस्टर लगाने से, या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बाहर पोस्टर लगाने से, दीवारों पे पोस्टर चिपकाने से कि से नो टू ड्रग्स, उससे ड्रग्स कंट्रोल नहीं होती है. उससे जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो पीछे नहीं हटते, ना ही जो ड्रग्स बेचते हैं वो आपके पीछे हटते हैं. ठीक है, आप खुद सोचे एक बार कि एक शख्स जिसकी दिमाग की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, इस लेवल तक उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है कि वो घर से हर कुछ चुराने के लिए और वहाँ से लेने के लिए, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी जो है ना वो दाव पे लगाने के लिए तैयार है ड्रग्स के लिए. वो आपके पोस्टर से जो है ना वो इंस्पायर होकर ड्रग्स नहीं छोड़ेगा. ठीक है, सो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशंस है, दे आर नॉट डूइंग इनफ व्हाट शुड हैव बीन डन, और जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की ना पीछे नफ्सियात होती है, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है. तो जो राइट प्रोसीजर है वो कोई भी नहीं लेता है. सो पोस्टर से ऑब्वियसली चीज़ें ठीक नहीं होती. बट अगेन आई से सोसाइटी हमेशा सिंथेसिस होती है of different sort of groups. It's an amalgamation of different sort of institutes. वो जब मिलके सामने आते हैं ना, तब जाकर कोई चेंज आती है. और मैं let me tell you about those institutes. एक जो इंस्टीट्यूट है ना वो पेरेंटिंग का है. दूसरा इंस्टीट्यूट आपके जो साइंस वाइंस, मतलब जो आपके उलूम है, नॉलेज जहाँ पर आप लेते हो, वो इंस्टीट्यूट है आपके. तीसरा आपके मसाजिद है, और चौथी आपकी गवर्नमेंट है. ये चार इंस्टीट्यूट जब मिलके सामने आती है ना, और नफ्सियात के साथ ये सामने आती है विद प्रोसीजर्स, विद राइट स्ट्रेटजीज, तब जाके कोई चीज़ क्योर हो पाती है, कोई चीज़ ठीक हो पाती है. पोस्टर से ऑब्वियसली जस्ट यू सेड नॉट मच हैज बीन डन विद रिस्पेक्ट टू दिस. अब एक चीज़ है, वी ऑल टॉक अबाउट ड्रग अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़, और ये चीज़ें, दीज आर द हॉट टॉपिक जो हमेशा इंटरनेट पे चलती है. हर इदारों में इसको डिस्कस किया जाता है. ये प्रॉब्लम्स हम लोग आराम, मतलब वजाहत से डिस्कस करते हैं. पर जो एक चीज़ होती है, द सोल्यूशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपके हिसाब से इस चीज़ को रेक्टिफाई करना, टाइमली रेक्टिफाई करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और हम इसको कैसे कर सकते हैं? दैट इज़ See, before going to solutions, let me give you some case studies, ताकि आपको समझ आए कि वे आर वी, सब लोगों को समझ आए कि हम अभी किस पॉइंट पे खड़े हैं. और कश्मीर की एग्जांपल दूंगा, किसी और जगह की नहीं दूंगा मैं. यू वॉन्ट बिलीव इमाद कि मैं कश्मीर में ऐसे ऐसे केसेस जानता हूं जहां पर लड़कियों को अपने घर में फादर्स ने सेक्सुअली हरास किया है. वी जस्ट हैड अ रीसेंट केस. अपने घर में लड़की को, अपनी बेटी को अपना वालिद सेक्सुअली हरास करता है. अपने घर में अपनी कजन को दूसरे कजन हरास करते हैं. कभी भी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ऐसा नहीं हुआ था कि जो क्राइम रेट्स है, मेजर क्राइम्स है, वो 18 साल के छोटे छोटे बच्चे करे. आज आप देखोगे 13 साल के बच्चे 8 साल की बच्चियों का रेप कर रहे हैं. ठीक है, और इतना ही नहीं, एक बच्चा अपनी माँ का भी रेप कर रहा है, सेक्सुअली उसको हरास कर रहा है. ये हालत है हमारे कश्मीर के. दीज आर द केसेस विच आर इन फ्रंट ऑफ अस. एंड लेट मी टेल यू वन मोर केस. कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो फैमिली शर्म के मारे दे डोंट कम आउट. एग्जैक्टली. है ना, ऐसी भी शर्म हया जो एक होती है. तो लॉट ऑफ थिंग्स ऐसी भी होती है जो मतलब होती है, लेकिन कभी समाज के सामने नहीं आती. या बिकॉज दे आर अफ्रेड कि सबके सामने आएगी तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी. वो ऑलरेडी उड़ रही है. हाँ, वो जो हो रहा है ना उनके साथ, वो कयामत उन पे बर्पा हो चुकी है वहां पर. मतलब अजाब है वो सॉर्ट ऑफ जो अभी शख्स कर रहा है. जो हमारे सामने जितनी चीज़ें आ रही है, इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कुछ हो रहा है जो सामने नहीं आ रहा है. दिस इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ थिंग जो अभी हमारे सामने सोसाइटी में हम लोग फेस कर रहे हैं. राइट. जो मुझे नहीं लगता हमारा, जब व्हेन आई यूज्ड टू डू स्कूलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट 15 years बैक, 20 years बैक, तब हम ये चीज़ें सोचते भी नहीं थे, हमारे जहन में भी नहीं आती, ना कभी हमने ये चीज़ें ये एक्सपीरियंस की थी, कभी ऐसी आती. लेकिन आज मतलब इन दिस एज एंड टाइम, एवरी डे यू ओपन फेसबुक, कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई ना कोई केस हमारे सामने आ रहा है. देयर वाज अ केस रिसेंटली. एक माँ आई अथॉरिटीज़ के पास. शी वाज फ्रॉम श्रीनगर. रोते रोते अथॉरिटीज़ के पास आई और बोला कि मुझे बचा लो. लिटरली शी क्राइड एंड शी सेड मुझे बचा लो. उसको बोला कि मामला क्या है, किससे बचाए, क्यों बचाए, क्या मामला है, व्हाट इज द प्रॉब्लम.
यू वॉन्ट बिलीव शी सेड मुझे मेरे बेटे से बचा लो। मेरा बेटा इस हद तक ड्रग एडिक्शन में मुब्तला है कि वो रोज मेरे घर आता है शाम को, जो कुछ मेरे पास था उसने वो बेच दिया, और अब ही इज फिजिकली अब्यूजिंग मी, लिटरली फिजिकली अब्यूजिंग मी, मुझे मेरे बेटे से बचा लो। तो ये हालत हम पे आ चुकी है। बस इसका ना, मैं आपको एक, आई एम टेलिंग यू दीज केस स्टडीज तो सो दैट यू नो हमारी जो ऑडियंस है ना वो समझे इसकी ग्रेविटी कितनी ज्यादा है। रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स से मेरी मेरी बात हो रही थी, मुझे कुछ डेटा चाहिए था, और डेटा इसलिए चाहिए था बिकॉज दे वर ट्रैवलिंग लोकली, और उनके पास कोई अपनी लिफ्ट नहीं थी, लोकली ट्रैवल कर रहे थे इन कश्मीर। तो एक फीमेल स्टूडेंट है, उनसे बात हुई एंड आई आस्क्ड हर कि कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ती है वाइल ट्रैवलिंग लोकली। शी टोल्ड मी एन इंस्टेंट जिसने मुझे इस हद तक शेक किया ना कि आई कुडंट से एनीथिंग बैक टू हर। शी सेड वो ट्रैवल कर रहे थे, वो और उसकी दोस्त सोमो से वो ट्रैवल कर रहे थे, और उनके साथ में एक शख्स बैठा था, और कुछ देर बाद शी सेड आई वाज फीलिंग समथिंग ऑन माय थाइज, मुझे लगा पता नहीं कुछ किसी का बैग वैग समथिंग एंड ऑल। एंड शी सेड जब मैंने नजर डाली तो दैट पर्सन, ही मस्ट बी इन 40s एज शी सेड दैट पर्सन वाज ट्राइंग टू पुट हर हैंड्स इनटू माय थाइज। हमारी बेटियां हमारी गाड़ियों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों में भी अब सेफ नहीं है, और अल्लाह की कसम इससे भी बदतर होने वाला है इफ वी डू नॉट स्टॉप दिस राइट नाउ, इफ वी डू नॉट लीड विद द राइट स्ट्रेटजीज, और अपने बच्चों को ना तैयार करें। सिर्फ अपना घर बचाना ना इस्लाम नहीं है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जो अल्लाह ने कहा है ना, वो शैतान के लिए नहीं कहा था कुरान में, वो हमारे लिए कहा था, और उसमें हमें बोला था तुम खैर उम्मत हो। ये अपने अपनी करना कि सिर्फ खुद को बचाओ, किसी पे बात ना करो, कुछ भी होता है तो चुप रहो, ये इस्लाम नहीं है। मेरे नबी ने खानदान खानदान नहीं खेला था इस्लाम में, मेरे नबी ने पूरे जहान के लिए सोचा था। फिर उनको अल्लाह ने बोला था तुम रहमतुल लिल आलमीन हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सोचे तो सही कि किस हालत में हम, हमारी बच्चियां हमारे गाड़ियों में सेफ नहीं है, घरों में सेफ नहीं, इंस्टीट्यूट ट्यूशन सेंटर्स में सेफ नहीं है। विल यू बिलीव, एक केस हमारे पास आया, 6th क्लास की लड़की हमें बोलती है कि हमारे स्कूल में, आई वॉन्ट नेम द स्कूल ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल एलिमेंट, हमारे स्कूल में हमारे मौलवी साहब हमें सेक्सुअली हरास करते हैं। द मॉरल स्टैंडर्ड जो एक सोसाइटी में होता है, मुफ्ती मौलवी, उस तक भी ये बीमारी पहुंच चुकी है, और वो अब हमारी बच्चियों को भी वहां पर हरास करा। इमेजिन दिस थिंग, जो बचपन से मॉरलिटी पे ट्रेन हो रहा है, बचपन से सही और गलत पे ट्रेन हो रहा है, बचपन से अल्लाह का डर जिसको बताया जा रहा है, वो बच्ची 6th क्लास की बोल रही कि हमारा मौलवी साहब हमें सेक्सुअली हरास कर रहा है। सो ये कंडीशंस है हमारे सामने। Grave situation. Now coming back to our deen. हमारा जो दीन है, इट्स आंसर टू ऑल प्रॉब्लम्स, एब्सोल्युटली। स्टार्ट से लेके एंड तक। तो हाउ डू यू सी द सीरत ऑफ आवर बिलाउड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उनके हिसाब से व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन जो अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग फेस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सी इसमें ना ये बहुत वजाहत चाहती है ये वाली बात, एंड आई विल नीड टू टेक यू विद मी फॉर सम टाइम इनटू समथिंग, ठीक है? डेफिनेटली। थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। 1920s और 1930s में यूएस कांग्रेस बिल पास करती है कि हम अल्कोहल की प्रोडक्शन को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बैन कर देते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आ गई सोसाइटी में, ठीक है? इसको प्रोहिबिशन एरा कहते हैं यूएस में। 1920s और 30s में हो गया था। अब किसी भी लाशऊर बंदे से मैं कहता हूँ हाउ गुड वाज दिस स्टेप, व्हाट विल यू आंसर? लिटरली, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेप था, अच्छा था ये बुरा था, व्हाट विल यू आंसर? अच्छा था। ऑब्वियसली इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेप्स जो यूएस कांग्रेस ले सकती थी। इनने बिल पास की, पॉलिसी आ गई कि अब शराब की प्रोडक्शन नहीं होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी। यू नो व्हाट हैपेंड, वहाँ के लोगों ने जो है ना बगावत कर दी गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकारी बिल्डिंग्स तोड़ना स्टार्ट कर दी, सरकारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके खिलाफ हो गए, बाइकआउट कर दिया, नौकरियों पर नहीं जाने लगे, बोला कि हमें नहीं जाना है, हमें शराब वापस दीजिए आप। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट हो गई, गवर्नमेंट ने कहा कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ गई है, वी आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। लोग इस हद तक रिवोल्ट कर गए कि वो अब अपने घरों में शराब बनाने लगे। एंड इफ यू हैव नोन, इफ यू नो अबाउट दिस थिंग, जब जो शराब की प्रोसेस होती है ना बहुत खराब होती है, गंदी होती है, स्मेल प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ जाती है। इस हद तक शराब की प्रोडक्शन घरों में, मोहल्लों में होने लगी कि यूएस में बीमारियां पैदा होने लगी। और गवर्नमेंट ने सोचा कि हम तो एक बीमारी क्योर करने के लिए यहाँ पर आए थे, अब तो यहाँ इतनी सारी बीमारियां इस वजह से हो रही है, तो उन्होंने बिल वापस ले ली। ये एक इंसिडेंट है। नहीं, आई जस्ट वांट टू, नो लेट मी फिनिश दिस, बिकॉज आपने सीरा का सवाल पूछा ना, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। मैं उस पर आना चाहता हूँ। इसी बात पे मेरे को एक चीज़ आई कि जैसे इफ वी टॉक अबाउट दिस कंट्री, तो इसमें भी देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स जिनके अपने अपने बिलीफ्स है। अगर हम कश्मीर की अब बात करें, आई डोंट वांट टू गो देयर, यहाँ पे भी अब शराब खाने खुले हैं, विच इज़ हराम अकॉर्डिंग टू बिल्कुल। हमारे दीन में। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट
डिफरेंट थिंग्स, अब ये पॉलिटिकल हो जाएगा, दे बैन देयर ओन थिंग्स के जो उनके हिसाब से हराम है, वो टोटली जायज़ है। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हाउ मच इट इज़ अफेक्टिंग आवर यूथ। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, बाहर जाता हूँ, मैं जो ये ठेके होते हैं बाहर, आई सी लॉट ऑफ कश्मीरीज बाइंग दिस स्टफ, और ये हमारे माशरे को सच में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ख़राब कर रही है। अगर हमारे बच्चे इस चीज़ में, अब जो ओपनली आपको स्ट्रीट्स पे ये चीज़ अवेलेबल है, मिल रही है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सी ये सिर्फ हमारे दीन ने बैन नहीं किया है। इफ़ यू गो इन द साइंस एज वेल ना, हालांकि मेरे लिए साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरा दीन है। बिल्कुल। मेरा दीन साइंस को वैलिडेट करता है तभी मैं उसको मानता हूँ, अदरवाइज मेरे लिए कोई उतनी ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है वो कि मैं हर चीज़ मानूँ। साइंस ने अभी तक हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं, फ्रॉम जर्मनी टू यूएस टू नॉर्वे टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इन सब जगह पे एक्सपेरिमेंट्स करके फ्रॉम द हिस्ट्री हम इस नतीजे पे आ गए हैं कि अब शराब को अगर दवाओं में भी यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ ऑल्सो इंजूरियस टू द ह्यूमंस। मेरे नबी ने ये बात 1400 साल पहले बोली थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अभी तक जस्टिफाई कर रहे थे कि आपको पता है जर्मनी में एक ट्रेंड होती थी कि खाना खाने के बाद अगर आप छोटी मिकदार में शराब पीते हो ना तो अच्छी है सेहत के लिए, एंड बहुत लोग करते थे और बहुत लोगों की को एडिक्शन हो गई थी उस वजह से। अब हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि छोटी मिकदार हो या बड़ी मिकदार हो, इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज योर सिस्टम्स, चाहे वो नर्वस सिस्टम्स हो, ब्रेन का मसला हो या बाकी सारी चीज़ें, लिवर एंड ऑल। तो एक मिकदार भी जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक है। और जहाँ पर एक मुस्लिम माशरा हो, यू सी द स्टेट, जो इंडिया की स्टेट है ना, सेक्युलर है, ये हर रिलीजन को जो है ना अपना हक देती है कि आपको जो है ना यू कैन प्रैक्टिस योर थिंग्स। तो जब एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जहाँ पर आपको मालूम है दिस गोज अगेंस्ट देयर बिलीफ्स, इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है, एंड वहाँ पर जब ये चीज़ इंट्रोड्यूस होती है ना तो असल में वहाँ पर फितना बर्पा होता है और कुछ भी नहीं होता है। Don't you think this is a deliberate attempt to corrupt our society and go our own religious beliefs? एक push किया जा रहा है एक strategy को, या ऑब्वियसली कोई भी और चीज़, it is a step wise, like पहले drugs, फिर दूसरी जो चीज़ें आ रही है, अब ये इन्होंने implement कर दिया है, तो एक पूरा एक planned एक structure, एक एक काम हो रहा है कि कैसे इस कौम को गफलत की तरफ लिया जाए। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जो है ना वो तुक्के पे नहीं आती है, हर बिल्कुल। चीज़ के पीछे स्ट्रेटजीज होती है। और जब गवर्नमेंट सोर्सेज इसको सपोर्ट करते हैं तो यू शुड नो कि देयर इज़ अ बिगर गेम इन द बैकग्राउंड। अल्लाह ने कुरान में कहा ना कि तुम्हें नहीं मालूम है कि कितनी बड़ी बड़ी जो है ना वो गेम्स पीछे खेली जाती है, तुम तो सिर्फ उतना ही देख पाते हो जो तुम्हारे सामने है, लेकिन जो रब के पास है, जो रब जानते हैं, वो उससे कई गुना ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली दीज आर ऑल स्ट्रेटजीज सोसाइटी को नम डाउन करने के लिए। एक जो कल्चर होता है सोसाइटी का, उसको किसी और कल्चर के साथ मिक्स करने के लिए, एक्कल्चरेशन करने के लिए। तो ऑब्वियसली दीज कोई तुक्के पे नहीं होती चीज़ें, दीज आर ऑल प्लान थिंग्स। Now coming back to Sira, what is the solution? या आई टोल्ड यू अबाउट यूएस कि यूएस में क्या हुआ। स्टे विद मी क्योंकि हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। अब इससे भी पुरानी थोड़ा पीछे जाते हैं हम। चाइना में ओपियम वॉर्स होते हैं 1840s टू 1860s में। वहाँ पर ओपियम के खिलाफ जो है ना वो जंगें लड़ती है, लेकिन लोग रिबल करते कि नहीं हमें तो करना ही करना है। गोर्बाचोव, रशियन लीडर, उसने एंटी अल्कोहल जो है ना वो 1987 में लगभग ही स्टार्टेड अ कैंपेन। लोग उसके खिलाफ हो गए कि नहीं हमें शराब पीनी है। ठीक है, ये कुछ इंस्टेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू रिलेट दीज विद द सीरा। अब चलो मेरे साथ 1400 साल पुराना पीछे, 1400 साल पीछे एक वाक़या होता है कि एक कौम जिसके बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है कि इस हद की बदबख्ती थी, इस हद की बेशर्मी थी, इस हद की जहालत थी कि एक हस्बैंड अपनी बीवी के पास जाता था और कहता था तुम फलां शख्स के साथ जो है ना वो हम बिस्तरी करो, वो अमीर है, तो उसकी जो चाइल्ड है ना वो हमारे अंदर आ जाएगी। इस हद की जो है ना प्रॉब्लम थी, जहालत थी। आयशा रज़ी अल्लाह की हदीस है ये। वो कहती है कि एक औरत 10-15 जो है ना वो मर्दों के साथ हम बिस्तरी करती थी, जिना करती थी, और जब बच्चा होने का वक्त होता था ना फिर उन सबको बुलाती थी, किसी एक की तरफ पॉइंट करती, अब ये तुम्हारा बच्चा। और इस हद की प्रॉब्लम्स थी कि अगर कोई कुछ औरतें जो है ना वो अपने उन बाबाओं वाबाओं को लेके आती थी जो उनके पास वहां पर होते थे, उनको बोलते अब हमें बताइए किसका बच्चा है। और इस हद की प्रॉब्लम थी कि उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में उनकी सीरा जिन्होंने लिखी, वो कहते हैं कि अगर उमर रजी अल्लाह अन्हु जो है ना वो इस्लाम नहीं ले आते, वो दीन पे नहीं आते, तो देयर वाज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि 40 साल की उम्र से पहले पहले उमर रजी अल्लाह फौत हो जाते, बिकॉज ऑफ हाउ मच द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल ही वाज टेकिंग। हर रात वो दोस्तों के साथ जो ना शराब पीते जहालत के दौर में। अब देखिए होता क्या, इतनी खतरनाक सोसाइटी, इतनी प्रॉब्लमेटिक सोसाइटी, अपनी बच्चियों को दफन करते हैं, जिना वहाँ पर आम, इस पे शायरी करते हैं, वो शराब पीने पे शायरी करते हैं, बच्चियों को दफनाने पे शायरी करते और घमंड करते हैं। एपिटोम ऑफ जहालत। एग्जैक्टली, इमेजिन दिस थिंग। अब वहाँ पर एक वाक़या ऐसा होता है कि एक हुक्म आता है अल्लाह की तरफ से कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो काम है शराब का, नशे का, ये शैतान के काम है,
और जैसे ही ये आयत आती है ना, रिवायात में आता है कि मदीना की सड़कें जो है ना वो शराबों से भर गई। इतना लोगों ने शराब फेंक दी उस वक्त। जिसके मुंह में शराब थी उसने उसी वक्त फेंक दी, जिसके हाथ में शराब थी उसने उसी वक्त फेंक दी, जिसने पी रखी थी उसने उल्टी कर दी उस वक्त। इतना जो है ना असर हुआ उस सोसाइटी पे, राइट? अब देखिए कितना डिफरेंस है इन दो चीजों में, राइट? स्टे विद मी हियर। मैंने यूएस का बोला, मैंने चाइना ओपियम वॉर्स का आपको बोला, मैंने आपको गोर्बाचोव रशिया सोवियत यूनियन का आपको बोला, और यहां से मैंने आपको सीरा का बोला। तो ये इतनी जहालत वाली कौम एक कौम से कैसे चेंज होगी? दैट इज योर सोल्यूशन इन दीज प्रॉब्लम्स। और पता है सोल्यूशन फिर से हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती है। वो कहती है अगर कुरान इस तरह से नाजिल होता कि पहले दिन से हुक्म देता कि फलां चीज करो, फलां चीज छोड़ो, फलां चीज गलत है, फलां चीज सही है, ठीक है, ये करो वो करो, तो एक शख्स भी जो है ना वो अरबिया में इस्लाम नहीं ले आता, एक शख्स भी नहीं। लेकिन हुआ क्या कि 13 साल तक मुसलसल जो है ना वो कौन सी आयतें आती है कि अल्लाह कौन है, आखिरत के बारे में, जन्नत के बारे में, जहन्नुम के बारे में, मोमिनीन कौन है, मुनाफिकीन कौन है, सही क्या है, गलत क्या है, अल्लाह के साथ रिश्ता कैसे मजबूत करना है। और 13 साल के बाद, अच्छा इन 13 साल में आप याद रखिएगा कि 8 साल तक सिर्फ आखिरत की आयतें आई है, सिर्फ और सिर्फ। इमेजिन दिस थिंग, कायनात का रब दुनिया को हिदायत पहुंचाने के लिए अपने सबसे महबूब तरीन मखलूक में से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके थ्रू 8 साल तक सिर्फ आखिरत की आयतें बयान करते। 13 साल तक कोई हुक्म नहीं आता है बड़ा, 13 साल के बाद हुक्म आता है। और 13 साल के बाद जब हुक्म आता है, वो मैंने आपको बोला, जिसके मुंह में शराब वो नीचे फेंक देता है, जिसके हाथ में वो नीचे फेंक, जिसने पी रखी है वो उल्टी करता है। यहां तक कि मदीना की सड़कें नहरें बन गई शराबों की। तो होता क्या 13 साल? 13 साल तक जहन साजी होती है, 13 साल तक डबल लूप लर्निंग होती है। डबल लूप लर्निंग ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मेथड था दावा का। होता यह है कि जो जिस बिलीफ सिस्टम में आप होते हो ना, जिस पे आप घमंड करते हो, तकब्बुर करते हो, जिस पे आप अड़े होते हो और जिसको आप सही कहते हो, उसको आप एक्सपोज करते हो थ्रू आर्ग्यूमेंट्स, बशीरों व नज़ीरा करके, ठीक है, डरा के, फैसिनेट करके भी उसको आप एक्सपोज करते हो, और साथ ही में एक नया फ्रेमवर्क देते हो जो आपकी नफ्सियात के साथ लगता है। तो 13 साल तक मुसलसल ट्रेनिंग हुई है, जहन साजी हुई है, सोच बिल्ड हुई है, ईमान बिल्ड हुआ है। और जब ऐसा हुआ ना, एक हुक्म ने सबकी शराब छुड़वा दी। 99.9% केसेस जो है ना वो उसी वक्त शराब छोड़ देते। और कोई मजे की बात पता है क्या है? कोई ये नहीं कहता है कि मैं एडिक्ट था, मैं कैसे छोड़ूं, मैं तो 15 साल से पी रहा हूं, मेरे तो जद भी पी रहे। किसी ने ऐसी बात नहीं की। 99.99% उसी वक्त छोड़ देते हैं। दिस इज व्हाट हैपन जब आप ट्रेनिंग करते हो एक शख्स की सही नहज पे, सही तरीके से, बैक्ड बाय कुरान एंड सीरा, उसके फलसफे से और उसकी नफ्सियात को देख के। दिस इज योर रियल सोल्यूशन जो कुरान देता है, जो सीरा देता है। और इसका जो सोल्यूशन है ना जो कुरान में दिया गया है, वो खोले जरा कभी कुरान और देखिए अल्लाह ताला ने कौन से वो 4 पॉइंट्स कहे हैं जिसके थ्रू आप इन चीज़ों के थ्रू निकल पाते हो। इनफैक्ट फिर 5वां पॉइंट भी आता है, वो हदीस में आता है, बट कभी खोले खुद कुरान। मैं जानबूझ के भी यहाँ पर बोल नहीं रहा हूँ। आई वांट टू कीप योर ऑडियंस क्यूरियस ताकि वो खोले कुरान को। 4 स्टेप्स मेरे रब ने, कायनात के रब ने, जिसने आपकी नफ्सियात बनाई है, जिसने आपको, मुझे, चरिंदे परिंदे सबको बनाया, जिसको वो भी इल्म है जो तुम्हें नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जो तुम्हारे दिल में है वो भी जानता हूँ, और जो उससे भी गहरा है वो भी मैं जानता हूँ। तो उस रब ने ना 4 स्टेप्स दिए कुरान में, वो खोले और देखे कौन से 4 स्टेप्स है इसको ठीक करने के। ये तो हुई दीनी बात, लेकिन एक माइन्यूट लेवल पे व्हेन वी टॉक अबाउट पेरेंटिंग, राइट। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, हमारे माँ बाप को तो हमारी हर चीज़ के बारे में पता होता था। एंड वी यूज्ड टू ग्रो अप, दे यूज्ड टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन ईच एंड एवरीथिंग। स्कूल में क्या हो रहा है, दोस्त कैसे, कहाँ खेलने जा रहे, किस टाइम पे जा रहे, किन से मिल रहे हैं, दे यूज्ड टू हैव नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आजकल मतलब पेरेंट्स किस चीज़ में मसरूफ़ इतना है, दे डोंट नो व्हाट देयर चाइल्ड्स आर डूइंग। वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे किन लोगों से मिल रहे हैं, कैसी कंपनी है। तो पेरेंटिंग का कितना रोल है इस चीज़ में? असल में जो जड़ है ना वो सारी की सारी पेरेंटिंग में लाई करती है, सारी की सारी। ये जो ड्रग कल्चर है, पोर्नोग्राफी कल्चर है, मैथ कल्चर है, क्राइम कल्चर है, ये सब का सब रिएक्शन है फेल्ड पेरेंटिंग का, कि वी हैव फेल्ड एज पेरेंट्स। ठीक है। वो ना मूसा अलैहिस्सलाम को जब वो पैदा हुए ना, तो ओब्वियसली कि फिरौन 1 साल के बच्चों को कत्ल करता था, तो 1 साल के बच्चों को हम्म। छोड़ देता था। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इंस्पायर किया कि आप मूसा अलैहिस्सलाम को एक चेस्ट में रखो और नदी के किनारे रखो, और उसके रस्सी जो है ना बांध दो अपने इसके साथ। किसके साथ? घर के साथ। हम्म। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए उनको दरिया में रवाना करना पड़ा था, राइट। हम्म। इसमें एक शेर है बड़ा खूबसूरत, क्योंकि मैं पेरेंटिंग पे ही आ रहा हूँ, कि कत्ले तिफला की मनादी हो गई है शहर में, कत्ले तिफला की मनादी हो गई है शहर में, माँ मुझे भी सूरत मूसा बहा दे नहर में। माशा। कि जिस लेवल पे हम पेरेंटिंग में फेल हो चुके हैं ना,
वो वक्त अब दूर नहीं है कि बच्चे को अब पेरेंट से दूर होना पड़ेगा खुद को ठीक करने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हम फेल हो चुके हैं पेरेंटिंग में। आपको अल्लाह ताला एक क्लीन स्लेट देते हैं जिसके पास कोई डेटाबेस नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं सबको फितरत पे पैदा किया मैंने, जीनियस पैदा किया उसको मैंने, इमाम भेजा मैंने तुम्हारे हाथ में, जो लोगों को लीड करेगा, जो दुनिया के मामलात अपने हाथ में लेगा और अल्लाह को उससे राजी करेगा और लोगों का जो है ना वो नफ़ा पहुंचाएगा, अल्लाह की मार्फत हासिल करवाएगा। उस इमाम को आप इस हालत तक लेके आते हो, वो डेटाबेस आप उसी क्रिएट करते हो कि वो 13 साल में ड्रग्स में आ जाता है, 14 साल में वो पोर्नोग्राफी में आ जाता है, 15 साल में उसको सुसाइडल थॉट्स और रेप के थॉट्स आते हैं। तो मुझे बताया कि चीखे ना इंसान इस बात पे, तो क्या करे? ये चूक कहाँ हो रही है? पेरेंटिंग में ऑब्वियसली टेक्निक्स ऑफ द पेरेंटिंग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने बच्चों को मेरी नहज पे बालिग करेगा ना, बालिग, वो इस तरह मेरे साथ जन्नत में होगा। सोचे जरा, सिर्फ इसको, मतलब आप सोचे कितना ग्रेव इशू है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला। चूक यहां पर हो रही है कि हम सबको किसी, मतलब 99.9% लोगों को मालूम ही नहीं है कि बच्चे की नफ्सियात क्या है, हर एज में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस वक्त पे कौन सा थॉट देना है, किस तरह से देना है, ताकि उसकी ट्रेनिंग हो सके उस नहज पे कि वो फिर अपनी अरूज पा सके। मेजर 3 सॉर्ट ऑफ हमारी एज होती है जो बालिग होने तक होती है। एक है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, जब आपका बच्चा पैदा होता है सब कुछ एक्सप्लोर करता रहता है। आप नहीं देखते हो कि बच्चा हर चीज देखता रहता है, घूरता रहता है, बार बार आपकी तरफ नजर डालता रहता है, एक्सप्लोर कर रहा होता है, देख रहा होता है मैं किस दुनिया में आया हूँ। ये इट्स लाइक 0 to 7 years, वहां तक रखिए, ठीक है। 7 to 12 years में हमारी एज ऑफ एसोसिएशन होती है। इनफैक्ट दे आल्सो से कि 7 साल तक अपने साथ उसको सुलाओ, अपने एब्सोल्युटली, मतलब आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। बी वेरी क्लोज टू योर चाइल्ड। या क्योंकि उसका आजकल रीजन क्या है, हो, 2 साल हो गए तो छोड़ दिया अलग, दादी के पास, उसके पास दादी नहीं, अलग सुलाना है। दादी तो ठीक है। हाँ। स्कूल्स में जो आप 2 साल के बच्चे को छोड़ रहे हो ना, अल्लाह की कसम आप उसको ना, उसकी नफ्सियात बर्बाद कर रहे हो, उसके ब्रेन को डैमेज कर रहे हो। मैं बताता हूँ क्यों, पॉइंट पे उसी पे आ रहा हूँ मैं। 7 to 12 years जो होती है ना हमारी, वो हमारी एज ऑफ एसोसिएशन होती है, ठीक है। इसमें हम डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। आप नहीं देखते हो 7 साल का बच्चा हो जाता है, 8 साल का, कितने सवाल पूछता है, ये क्यों बिल्कुल। होता है, वो क्यों होता है, वो अपनी डेटा बेस कलेक्ट कर रहा है। और अगर आप उसको सही आंसर्स नहीं देते हो ना, सही तरह से वहां पर टैप नहीं करते हो उन उलूम के साथ जिन उलूम की उसकी दरकार है, जरूरत है, तो समझ लीजिए कि यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय हिम। और फिर उसके बाद जो है ना, हमारा पता है क्या होता है, 12 साल की एज में, मोस्टली 12 साल की एज में एक बहुत बड़ा वाक्य होता है इंसान के साथ, बहुत बड़ा। इंसान का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है, ब्रेन का जो पार्ट होता है। और ये वही ब्रेन का पार्ट है जो आपको सही और गलत की डेफिनेशन बताता है, जस्टिफिकेशंस देता है, ठीक है, ड्राइव्स आइज, वो सारी चीजें क्रिएट करवाता है। मतलब सोचने का जो मयार है ना वो ये है। तो अल्लाह ताला ने वो हदीस में मुझे याद आती है, अल्लाह ताला कहते हैं कयामत के दिन तोक हम बांधेंगे तुम्हारे इन माथों पे। तो कभी सोचा नहीं हमने कि अल्लाह ताला ने क्यों बोला कि माथों पे हम तोक बांधेंगे, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा 12 साल में डेवलप हो जाता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जो आपने 7 से 12 साल तक जो आपने डेटाबेस वैल्यू सिस्टम बच्चे को दिया होता है ना, वो उसी को फिर जस्टिफाई करता रहेगा 12 साल के बाद। अगर वो उसकी जस्टिफिकेशन के साथ सही रहता है, ही विल फॉलो इट। या अगर उसको कोई और जस्टिफिकेशन मिलती है किसी और से, एंड इट रैशनल्स हिम इन, मतलब रैशनल्स हिम आउट, तो वो उसको फॉलो करेगा। क्योंकि हर इंसान, हर शख्स, हर वक्त किसी ना किसी सोच के ताबे होता है। हम 90% जो काम करते हैं ना वो सबकॉन्शियस से करते हैं, हमारा कॉन्शियस सिर्फ 10%, इनफैक्ट उससे भी कम है। तो हर इंसान ना किसी सोच के ताबे होता है। अगर आप अपने बच्चे को किसी सोच के ताबे नहीं कर रहे हो ना, उसको ट्रेन नहीं कर रहे हो ना, तो अल्लाह की कसम, सुम्मा अल्लाह की कसम, उसको कोई और ट्रेन कर रहा है और आपको नहीं मालूम है। वो स्कूल में किससे ट्रेन हो रहा होगा, मोबाइल फोन से किससे ट्रेन हो रहा होगा, किसी और तरह से वो ट्रेन हो रहा है, बट वो ट्रेन हो रहा है। एंड देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट थिंग कि आपके ट्रेन करने में और दूसरे के ट्रेन करने में आसमान जमीन का फर्क है। कोई गारंटी नहीं है जिस चीज से वो ट्रेन हो रहा है, ही विल बी मॉरली राइट, he will be intellectually right, he will get the skill sets and all the answers he needs for his growth, right? करेक्ट। और एक चीज़ है, जब हम बालिग होने की बात करते हैं, Right. व्हाट इज़ द इस्लामिक डेफिनेशन ऑफ बालिग होना एंड जो साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ बालिग होना, उनमें क्या डिफरेंस है? बड़ा खूबसूरत सवाल है। आई थिंक दिस द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट। सी, साइंस सिर्फ बायोलॉजी को लेती है, ठीक है। वो जो नज़र रखती है वो सिर्फ बायोलॉजी पे नज़र रखती है और किसी भी चीज़ पे नहीं। इस्लाम सिर्फ बायोलॉजी पे नज़र नहीं रखता है, इस्लाम आपकी मच्योरिटी पे भी नज़र रखता है। इस्लाम में 13 साल का बच्चा जब बालिग होता है ना, वो सिर्फ बायोलॉजिकली नहीं होता है, वो फलसफे से भी होता है। 13 साल के थे इमाम शाफी जब वो मुफ्ती बने थे, जो वो फतवा देना स्टार्ट हो गए थे। 16-16 साल के बच्चों ने हमसे 200 साल 300 साल पहले एम्पायर चलाए हैं, जनरल्स रहे वो। 19 साल के बच्चों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ना फतह किया है। तो इस्लाम में जो फलसफा है ना बालिग होने का, वो सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, वो मैच्योरिटी का भी है। आपको पता है हमारे यहाँ की प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ की प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर 40 साल के नाबालिग पाए जाते हैं, 50 साल के, 60 साल के नाबालिग पाए जाते हैं, जिनको कख पता नहीं चीज़ों के बारे में। मैंने आपको बोला ना कि
इंसान का बच्चा अल्लाह ताला ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उसका ब्रेन खुद कहता है उसको किस एज में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। 2 साल का होता है वो, 2.5 साल का, उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर ग्रो होना स्टार्ट होता है। और लेफ्ट हेमिस्फीयर किसका काम आता है? लिंग्विस्टिक्स के काम आता है। ठीक है, मैंने आपको बोला 12 साल का होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है। अब उसकी अपनी सोच आती है, वो खुद चीज़ों को जस्टिफाई करना स्टार्ट हो जाता है जो आपने वैल्यू सिस्टम दिया होता है। उससे पहले उसके जो लोब्स डेवलप होते हैं उसके लिए उसकी जो है ना वो सॉल्विंग एबिलिटीज उसको देना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हम पता है हम बच्चे के साथ क्या करते हैं, पहले तुम्हें मालूम नहीं है कि बच्चे की नफ्सियात क्या है। आप खुद सोचे, अल्लाह ताला आपको एक ऐसी मशीन देते, एक ऐसी चीज देते कि आप उससे जो चाहो वो करवा सकते हो, जिस अरूज पे जिस नहज पे आप उसको ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हो। और आप इस हद तक उसको गिरा देते हो कि हमारे 8 साल के बच्चे जिनका भी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ है वो ट्रॉमा सेंटर्स में, 11 साल 12 साल के बच्चे हमारे ट्रॉमा सेंटर्स में ड्रग्स पोर्नोग्राफी जिसकी हम बात कर रहे हैं उस चीज़ में मुब्तला है। मुझे पता है कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का। यू डोंट इवन नो कि जिस मशीन को अल्लाह ताला ने आपको दिया उसके साथ करना क्या है, तो इसका हिसाब भी तो होगा ना। अल्लाह ने कहा ना, कुरान की वो आयत है ना बड़ी खूबसूरत है कि बिना इल्म के किसी चीज़ की तरफ मत जाना क्योंकि उस दिन हर चीज़ का सवाल होने वाला है। अबू दरदा ने कहा रजी अल्लाह अन्हु ने कि जिस शख्स को मालूम है, जिस शख्स को मालूम नहीं है और वो कोई काम करता है वो एक बार बर्बाद है, और जिस शख्स को मालूम है और फिर भी वो गलत करता है वो 7 मरतबा बर्बाद है। पॉइंट मेरा ये है कि जिसने ना मालूम होते भी किया ना उसको भी नहीं बख्शा गया। यहाँ पर उसको भी बोला गया कि तुम बर्बाद हो। क्यों? क्योंकि पहला तुम्हारा फर्ज था कि तुम मालूम करो। तुम्हें मालूम तो है कि बच्चे की नफ्सियात की अल्लाह ताला ने कौन सी मशीन दी है और उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट आपको बोलती है कि किस एज में उसको कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। ये हमें पता नहीं है, तो ऑब्वियसली यही सारी चीजें आती है, ड्रग, मैथ, क्राइम, पोर्नोग्राफी और सामने एक आती है। चीज़ आपने नोटिस की होगी, आई डोंट नो अबाउट यू, बट जब हम लोग स्कूल में थे, मैंने कभी किसी मतलब फ्रॉम नर्सरी टू 10th आई नेवर हर्ड एनी स्टूडेंट in my classroom who even talks about mental health problems. डिप्रेशन का नाम नहीं पता था मुझे। आई डेंट नो अबाउट दीज थिंग्स टिल द टाइम नाउ, जब मैं मतलब इस उम्र में पहुंच गया हूँ। आई सी दीज जेन जी किड्स 18 साल के, 15 साल के, 25 साल के, दे टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज। हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, हमें डिप्रेशन है, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। जो इफ आई टेल द सेम थिंग टू माई फादर, वो मुझे थप्पड़ मारता है कि क्या वो ये व्हाट नॉनसेंस इज, Same क्या here. बकवास बात कर रहे हो, ये क्या चीज़ है, कोई एग्जिस्ट भी करती है चीज़। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस कि No, it आज is. इतना आम क्यों है, ये एक फैशन बन गया है। इट इज़ रियल, इट इज़ रियल। इसको कोई नो नहीं कह सकता है कि नो इट्स नॉट दिस रियल। थिंग या एग्जिस्ट। दिस थिंग एब्सोल्युटली एग्जिस्ट। और मैं आपको बताता हूँ कि मसला क्या हमारे है। इस्लाम में है ऐसी कोई चीज़, जी जी, मतलब बिल्कुल दे बिल्कुल। टॉक अबाउट या मेंटल बिल्कुल हेल्थ। बिल्कुल। बच्चे की जो किस तरह से, मैंने आपको बोला ना कि बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा हमारे पास हदीस मिलती है कि बच्चा किस चीज़ से। इनफैक्ट मैं आपको ना एक बात बताता हूँ बिफोर एड्रेसिंग योर पॉइंट। एक किताब बहुत खूबसूरत है, अबू गुदा की किताब है वो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे, प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द टीचर। पेरेंट्स खोले कभी उस किताब को, आपको समझ आएगा कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब तरीन शख्स को किस तरह से नर्चर किया है। उसमें नेचर वर्सेस नर्चर का डिबेट जो है ना वो क्लियर आपको हो जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन स्टेज के थ्रू अल्लाह ताला ने गुजारा बचपन में, और फिर कब मतलब किस तरह वो बने जो वो थे उस वक्त। ठीक है, सो उस किताब को प्लीज खोलिएगा कभी। बट कमिंग टू योर पॉइंट, बिल्कुल दीज थिंग्स एग्जिस्ट। और मैं बताता हूँ मसला क्या है। आपने बोला बचपन में हम बच्चे को 7 साल तक होता है कि बच्चा अपने पास रहे, और वो इसलिए अपने पास रहे क्योंकि उसके जो पॉन्स होते हैं ना, जो ब्रेन की नर्व्स मतलब नर्व सेल्स होती है, मैं इस तरह से समझाता हूँ मोटा मोटा करके, वो तब तक ग्रो नहीं कर सकते पूरी तरह से जब तक आप उसको पर्सनल अटेंशन ना दो। पर्सनल टच ना हो। पर्सनल टच, और पर्सनल टच सिर्फ और सिर्फ माँ बाप देते हैं, आपकी सिबलिंग्स देती है, ठीक है, जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं। ये आपको स्कूल में नहीं मिलता है। आपको बच्चे को पहले 7 साल तक पर्सनल फोकस, पर्सनल अटेंशन देना पड़ेगा ताकि आपके थ्रू उसमें ऑक्सीटोसिन ट्रिगर हो सके, और ऑक्सीटोसिन के थ्रू उसकी न्यूरोजेनेसिस हो, स्नैप्टोजेनेसिस हो, ये सारी चीजें हो। हम क्या करते हैं, 2 साल के बच्चे को क्रैच में छोड़ देते हैं। वहां पर पता है क्या होता है, टीचर कितना भी अहल हो ना, उसका फोकस हमेशा डिवाइडेड होगा चिल्ड्रंस के ऊपर। और जब उसका फोकस डिवाइड होता है ना चिल्ड्रंस के ऊपर, तो असल में जो उसकी ग्रोथ है ना बच्चे की, दिमाग की, जहन की, वो पॉन्स बनना, वो नर्व सेल्स बनना, स्नैप्टोजेनेसिस, न्यूरोजेनेसिस, वो नहीं हो पाती पूरी तरह से। तो ये हम अपने हाथों से अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं इन चीजों के थ्रू करके। माँ बाप को अपने बच्चे इतना बोझ अब लगते हैं ना कि अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूं, मैंने आई नो ऐसे मामला जहां पर 1.5 साल में, 2 साल में आप कहते हैं कि बच्चे को जो है ना कहीं पर छोड़ दो किसी के हाथ, बस हमें छुटकारा मिल जाए। मतलब ये हालत है। इसी चीज़ पे ये मेरा पर्सनल सवाल है जो मैं अक्सर पूछना चाहता था। हम्म तो देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स आज के ज़माने के, दे ओनली वांट टू कीप वन चाइल्ड। हम्म
दे गो अगेंस्ट द लॉ। और जब वो बच्चा जो अकेला ग्रो करता है विदाउट एनी सिबलिंग्स, विदाउट एनी सपोर्ट, मैं था हम्म माशाल्लाह, हम लोग दो छोटे भाई थे, तो हमारा बचपन कैसे गुजरा मुझे नहीं पता। खेल कूद में एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा, मतलब साथ प्यार मोहब्बत, ट्रिप्स पे कभी दोस्त की कमी महसूस हम्म नहीं हुई। ये कितना इफ़ेक्ट करता है उस बच्चे की ज़िंदगी में कि उसके आसपास कोई सिबलिंग नहीं है, जो एक इमोशनल चीज़ होती है जो अपने भाइयों के साथ वो शेयर करता है, वो चीज़ मिसिंग होती है उसकी लाइफ में। और दूसरी चीज़ होती है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लाइफ में आगे एक सपोर्ट हो। वी डोंट नो हमारे पेरेंट्स कब तक हमारे साथ है, राइट किसी की पूरी ज़िंदगी रहते हैं, किसी के बीच में गुजर जाते हैं। तो वो जो सिबलिंग्स होना है, हम्म ये कितना इंपॉर्टेंट है। सी मैं ना इस पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले उसूल समझ लिया इस पे। हम्म, अगर आपको नहीं मालूम है ना कि पेरेंटिंग का मकसद क्या है, शादी हम्म, का मकसद क्या है, अगर आप इस्लाम के फ़लसफ़े पे अभी बालिग नहीं हुए ना, सिर्फ हम्म। बायोलॉजिकली नहीं, फ़लसफ़े पे इस्लाम का जो हमारा है दीन का, तो आप बच्चे छोड़े 1 या 2, आपकी शादी भी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की कसम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप असल में वो बीमारी हो जिसकी वजह से और बीमारियाँ सामने आने वाली है। आई एम नॉट जोकिंग, अल्लाह की कसम ये हकीकत है। आप वो कैंसर हो जो बहुत फैलता जाएगा और पूरी सोसाइटी को करप्ट करता जाएगा क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है मसला क्या है। मगर दिस इज अ रियल थिंग। या दिस दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो अगर आपको नहीं मालूम है ना कि नहज कौन सी है जिस पे तैयार करना है बच्चे को, फलसफा कहाँ से लेना है, कुरान और सीरा क्या कहती है, बच्चे की नफ्सियात क्या है जो अल्लाह ने बयान की है, शादी का पर्पस क्या है। शादी का पर्पस ये नहीं कि बस मियाँ बीवी साथ में रहे और बस इतना हो गया। वो ना वो शादी के बगैर भी रह लेते हैं और रहते हैं हमारी सोसाइटी में, वी बिल्कुल नो इट। बिल्कुल, या तो शादी जो है ना वो पेरेंटिंग मॉडल है, वो एक इंस्टीट्यूट है जहां पर एक लीडर को आप तैयार करते हो। अल्लाह ने कहा कि मैं इमाम भेज रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं बोना भेज रहा हूँ। तो इसको बोना जो बनाते हैं ना इमाम को, वो असल में हम बनाते हैं उसको। तो अगर आपको मालूम ही नहीं है उस इमाम को किस तरह से ट्रेन करना है, उसकी नहज किस पे लानी है, तो आप शादी ना करें मेहरबानी करके, पहले उस चीज़ को समझे। अब सिबलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ, जो ग्रोथ एक बच्चे की विद इन द डेमोग्राफिक्स ऑफ अदर चिल्ड्रन होती है ना, वो कभी भी उसके अकेले में उस हेल्प उस लेवल पे नहीं हो पाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला देखिए, बच्चा आना कितने आएंगे ना आएंगे वो अल्लाह तक है। कुछ लोग बीमार भी होते, कुछ प्रॉब्लम्स होती, वो नहीं रख पाते। मैं दैट इज उनकी बात नहीं कर रहा सेकेंडरी, हूँ, हाँ दैट्स उनकी सेकेंडरी थिंग। बात नहीं है। जनरल रूल मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चा, सोचे जरा, अरब के लोग इतनी जहालत में भी अपने बच्चों को नर्सिंग मदर्स के पास छोड़ते थे रेगिस्तानों में। माँ अपने से दूर भेजती थी उसको नर्सिंग हम्म, करने के लिए रेगिस्तानों में। एंड सी हाउ वेल दे डेवलप लेटर ऑन इन द फिगर्स ऑफ सहाबा रजी अल्लाह अन्हु। नेचर और जो नर्चर का एक कंसेप्ट है ना, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज सो क्रूशल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। कि एक बच्चे की ग्रोथ, एक बच्चे की जो पॉन्स है, नर्व सेल्स है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है, वो बहुत ज्यादा जो है ना वो अपलिफ्ट हो जाती, शूट अप हो जाती वंस ही और शी हैज अ सिबलिंग, वन और टू और उससे ज्यादा। तो इट्स ये हकीकत है कि ये जो एक एक बच्चा कहते हैं ना, असल में ये मेंटली भी मतलब वो लोग सफ़र करते हैं इन द लॉन्ग रन। या एब्सोल्युटली वो बहुत ज्यादा, मतलब सोशल स्किल्स में बहुत इट्स प्रॉब्लम। नॉट ओनली अबाउट ग्रोइंग एज अ चाइल्ड। हम्म नो लाइफ, लाइफ को अगर हम देखें कि आगे जब बच्चे बड़े होते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, राइट एक एक दुनिया को फेस करना पड़ता है जो आसान नहीं है, इट्स वेरी चैलेंजिंग। एब्सोल्युटली और अपना एक भाई होना बहन होना उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। व्हेन आई सी माई मदर, शी टॉक्स टू हर सिस्टर्स, कभी कुछ इशू होती है शी इज़ लो। राइट हम बच्चे कभी हमसे उनको वो चीज़ नहीं मिलती जो शेयर करना चाहते हैं, मे बी हम लोग कभी मसरूफ़ होते हैं, तो दे ऑलवेज गो टू देयर ब्रदर्स, दे ऑलवेज गो टू देयर सिस्टर्स। जब वो आपस में कॉन्वर्सेट करते हैं उसके बाद अपने माँ बाप को देखे, देयर अगेन लाइवली मेंटल हेल्थ हैप्पी, ठीक हो जाती है। मेंटल हेल्थ ठीक हो जाती है, उनका वो जो दिल में बार होता है वो निकल जाता है। अब कोई ऐसा बच्चा जिसका मतलब ही हैज़ नो बडी टू शेयर थिंग्स, तो दिस इज़ आई थिंक कि ये भी एक फैक्टर होता है कि वो गलत चीज़ों में, जहाँ से आपने बोला कि वो ट्रेन कहाँ से हो रहा है, हम्म तो ये एक चीज़ उसमें भी आ जाती है। तो 100% की सो बात कही आपने इट्स इसमें। वेरी इंपॉर्टेंट कि नो एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जो नए पेरेंट्स हैं, दे शुड एटलीस्ट थिंक अबाउट इट, एट द एंड इज़ देयर डिसीजन। बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को भी एक, जब हम लोग पेरेंट्स बनते हैं, इस चीज़ को भी कंसिडर किया जाए कि हमारा बच्चा किस माहौल में और कैसे बड़ा हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान को जिस दिन इंसान की, मैं चले इंसान की हम बाद में बात करते, पहले और अल्लाह मुसलमान ताला की। भी कहता है, मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब दे थिंक कि यार मे वी माइट नॉट बी एबल टू गिव हिम, हम्म क्योंकि हमारे उतनी कमाई नहीं है। हम्म पर अल्लाह कहता है कि मैं मालिक हूँ, तो इट्स माई जॉब टू प्रोवाइड। तुमको किसने पाला था तुम्हें जब तुम बच्चे थे। हाँ, तो वाई आर यू थिंकिंग अबाउट इट कि दो है, तीन है, चार है, हम्म वो वो तो क्वेश्चन ही नहीं है। सी
इंसान जिस दिन समझ जाए ना कि कायनात का जो यूनिट है वो फैमिली यूनिट है, कायनात की जो फलाह है, कायनात की जो बरतरी है, कायनात की जो बेहतरी है, वो फैमिली यूनिट में रिलाई करती है। कि फैमिली यूनिट ही डिसाइड करती है कि असल में अब कायनात के साथ क्या होगा। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं है ना कि आगे आने वाले 50 साल के प्रॉब्लम्स क्या है जो मेरे बच्चे को फेस करने हैं, और उसके लिए मुझे कौन से टूल चाहिए जिसके थ्रू मुझे इसको जो है ना वो ट्रेन करना है, इसको देने हैं जो वो सॉल्व कर सके, तब तक इंसान को समझ ही नहीं आ सकता है कि उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने रखी है। आप सोचिए ज़रा, मैं आपका एग्जाम्पल देता हूँ। शैतान का आपने वो शैतान की हदीस वो के बारे में हदीस आपने सुनी होगी कि डिफरेंट तरह के उसके जो चेले होते वो जाते, वो बोलते हमने आज ये किया, हमने आज वो किया, हमने उससे ये करवाया। वो बोलता है क्या किया तुमने, छोड़ो। एक शख्स आता है, वो कहता है कि मैंने मियाँ बी में दरार डाल दी, फितना उठा दिया, उसको गले लगाता है। आपने सोचा नहीं कभी कि जिना पे वो गले नहीं लगाता है, ड्रग्स पे नहीं लगाता है, शराब पे नहीं लगाता है, चोरी पे नहीं लगाता है, डकैती पे नहीं लगाता है, फैमिली यूनिट पे क्यों लगाता है वो? कुछ तो रिवॉर्ड सिस्टम होगा। कुछ ना कुछ तो होगा ना। क्योंकि जब फैमिली सिस्टम डिस्ट्रॉय होती है ना, जनरेशन डिस्ट्रॉय होती है, कायनात का बैलेंस बिगड़ जाता है। और एक चीज़ थी जो मुझे आपसे पूछनी थी, जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे बड़ा एक्सेल करते हैं राइट। एंड सम दे आर नॉट एबल टू। डिफरेंस होता है आईक्यू में, बहुत सारी चीज़ों में। कभी कभी अगर लेम में हम लोग कहे कहाँ बड़ा इंटेलिजेंट आसान, और कोई हमें लगता है कि छुंटूरा इंटेलिजेंट कि ठीक है। फ़र्क से आसान, वो क्या, उसमें क्या मसला है? सवाल पता है आपका क्या सवाल? ये है कि सब बच्चे अगर एक ही नहज पे पैदा होते तो ये डिफरेंस कहाँ से आ जाती है? बिल्कुल। इसमें ना बहुत साल पहले एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट हुआ था यूएस में। 12,000 बच्चों को लिया गया था, अलग अलग कंट्रीज से, डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट एथनिसिटीज से, डिफरेंट सोशो कल्चरल जो है ना वो स्फीयर से 12,000 बच्चों को, और 3 साल तक उनको मॉनिटर किया जाता है। इसको लुइसियाना हाई स्टेक्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, या 12 पॉइंट असेसमेंट जो एक्सपेरिमेंट है वो भी उसको कहते हैं। होता ये है कि इनको ना 3 साल तक मॉनिटर किया जाता है, इनको एक्टिविटीज दी जाती है, इनको वो काम, वो एंडीवर्स दिए जाते हैं जिनके थ्रू टेस्ट कर सके कौन सा बच्चा आगे बढ़ता है और क्यों बढ़ता है। अब होता है रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट उसकी रिपोर्ट पड़ेगा, 100-150 पेज की रिपोर्ट है उसकी, लगभग पब्लिश हो गई थी। फिर वो कहते हैं उसमें कि जो डिटर्मिनिंग फैक्टर है ना एक बच्चे में, एक बच्चे की अरूज में, इंटेलिजेंस हो या किसी भी मामले में हो, वो एफ्लुएंस थी। एफ्लुएंस मतलब मैं समझाऊं ऐसे कि जो अमीर के बच्चे थे ना वो ज्यादा एक्सेल कर रहे थे, गरीब के बच्चे कम एक्सेल कर रहे थे, और इसमें हंगामा हो गया पूरी दुनिया में। क्योंकि 3 साल तक आप कर रहे हो और आपने ये निकाल दिया कि अमीर का बच्चा आगे जाएगा और गरीब का बच्चा पीछे जाएगा। एफ्लुएंस इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर। सोचे तो सही कितना आउटरीच हुआ होगा, और पूरी दुनिया में आउटरीच हुआ कि ये क्या कह रहे हो तुम, ऐसा क्या है अमीर के बच्चे में कि वो आगे जाएगा और गरीब का बच्चा पीछे रहेगा। अब न्यूरोबायोलॉजिस्ट आते हैं इस पे। न्यूरोबायोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये ना हम पहले ब्रेन स्कैनिंग करते हैं, उसके थ्रू हम पता करते हैं कि क्या मसला है। ठीक है, वो ब्रेन स्कैनिंग करते हैं, स्पेक्ट स्कैनिंग करते हैं इन सारे बच्चों की, और पता क्या पता चलता है? जो बच्चे पीछे रह जाते हैं ना और जो बच्चे आगे चले जाते हैं, उनमें जो ब्रेन डिफरेंस है वो 22% का है, 22% का। एंड दे वर शॉक टू डेथ। दे लाइक यार ये हो क्या रहा है, अमीर का बच्चा क्यों आगे बढ़ रहा है, मसला क्या है? एंड उनको ये रिजल्ट एक्सेप्ट करना पड़ा। बट इसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, कुछ और है इसमें। आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस कि इतना है कि बस कोई अमीर है तो आगे बढ़ेगा, गरीब है तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब आप और मैं तो फिर कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे इस मामले में। बिल्कुल। सो उसने इस एक्सपेरिमेंट के स्कोप को जो है ना वो एनहांस किया। जितने भी बच्चे थे ना उसने पूरी टीम लाई, ये 12,000 के बच्चों के प्रोफाइल को चेक किया, उनके पेरेंट्स के साथ इंटरव्यू करना स्टार्ट किया, उनके टीचर्स के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ इंटरव्यू करना स्टार्ट किया, और एक रिपोर्ट दी बाद में, जिस रिपोर्ट ने दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट पेरेंटिंग मॉडल एस्टैब्लिश किया। पेरेंट्स खुदा का वास्ता पढ़े कभी वो, शादी करने से पहले या शादी के दौरान कभी ना कभी वो जरूर पढ़े ये मसला क्या है। मैं बताता हूँ होता क्या है। साइकोलॉजिस्ट कहता है कि देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बच्चे एक्सेल किए वो सच में एक्सेल किए थे, और जो पीछे थे वो सच में पीछे थे, और डिफरेंस आ रही थी 22% की, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मामला कुछ और है। मामला ये है कि ये जो बच्चे फेल हुए हैं ना, ये जो पीछे रह गए हैं, जिनकी 22% ग्रोथ पीछे रह गई ब्रेन की, इनको ना एक खास हार्मोन पे पाला गया है, जिस हार्मोन को हम कहते हैं कॉर्टिसोल। इन ये जो फेल्ड बच्चे हैं ना वहां पर जो पीछे रह गए, इनको खास हार्मोन पे पाला गया जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल पता है क्या होता है? कॉर्टिसोल इस तरह का हार्मोन है कि पिट्यूटरी हुक्म देता है किडनी को कि मेडुला और कॉर्टेक्स से आप निकालो। और ये करता क्या है, ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन इसको हम कहते हैं, कि जब जब ये ट्रिगर होता है ना, जब जब ये ट्रिगर होता है, आप सिर्फ दो ही चीजें सोच पाते हो, ईदर यू फाइट, ईदर यू
फ्लाइट, या तो भाग जाओगे या तो लड़ोगे वहां पर, ठीक है। हम्म। वो कहते हैं इन सारे बच्चों को, और उसमें कुछ अमीर बच्चे भी थे 8-9, उनको भी इसी कॉर्टिसोल पे जो है ना पाला गया है, और ये उनकी ग्रोथ के खिलाफ है। कॉर्टिसोल करता है क्या, जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स है ना, जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है ना, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं। जब ग्रोथ हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी डिस्फंक्शंस, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं बच्चे की ग्रोथ में, ठीक है। और उन्होंने पता है क्या कहा कि इसका रीजन क्या है, इस कॉर्टिसोल के नीचे ये अप होने का और ग्रोथ हार्मोन के नीचे जाने का, ये बर्बाद होने का, इन बच्चों को पीछे रहने का। उन्होंने बोला कभी ना कभी इनके घर में, इनके पेरेंट्स के बीच में कोई लड़ाई हुई है, कोई बहस हुई है, या इनके पेरेंट्स आपस में झगड़ते रहते हैं इन सब के सामने, और उस चीज़ की वजह से इस खूबसूरत हस्ती में, जिसको अल्लाह ने किसी और मकसद के लिए भेजा था, इसमें एक कॉर्टिसोल ट्रिगर कर लेता है। तो उसने कहा वहाँ पर असल में जो प्रॉब्लम है ना इन लोगों के पीछे रहने की, वो सिर्फ एफ्लुएंस नहीं है, वो अमीर और गरीब का बच्चा नहीं है, वो असल में पेरेंटिंग मॉडल है कि आपने बच्चे को वो हार्मोन दे दिया उस छोटी सी उम्र में, 0 to 7 years या 7 years के बाद, कि जो उसकी दरकार ही नहीं थी, जो उसको बर्बाद कर देती है, उसकी ग्रोथ को डाउन कर देती है। ये रीज़न है। हमारे घर में रोज़ होता है, हमारी अम्मियाँ सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी विक्टिम्स है दुनिया की। 24 घंटे में यही बोला जाता है कि तुम्हारी नानी ने इतना जुल्म किया था, तुम्हारे मामू ने ये किया था, एग्जैक्टली। तुम्हारे चाचू ने ये किया था, सबसे बड़ी विक्टिम मेरी माँ है। और बाप पता है क्या करता है, बाप हमें हमेशा खौफ दिलाता रहता है कि यू आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन, कि मैं खून पसीना एक कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम क्यों नहीं ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जजमेंट, डांट, फोर्सफुल एक्टिविटीज करवाते हैं। और बच्चे को उस वजह से आप उसकी नफ्सियात डाउन कर देते हो जब उसमें कॉर्टिसोल ट्रिगर होता है। ये वजह है, ये पेरेंटिंग, मैंने आपको कहा था ना, अल्लाह की कसम जिस दिन हम समझेंगे ना कि पेरेंटिंग इज द यूनिट ऑफ द यूनिवर्स, कि पेरेंटिंग से ही डिसाइड होगा कौन इमाम बनेगा, कौन शैतान बनेगा, उस दिन हमें समझ आएगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी थी, एक कितना बड़ा जो है ना रोल अल्लाह ने दिया था, कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने मुझ पर डाली थी, और इस पर कितना सवाल होने वाला है। ये डिसाइड करती है सब कुछ। नहीं, बेशक पेरेंटिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और घर का माहौल भी डिफाइन करता है कि बच्चे की आगे जहनीत हम्म। कैसे होने वाली है। और एक चीज़ है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, और मैंने जब भी हम लोग इंटरनेट पे जो हमारी नॉलेज है, जितने भी बिलियनर्स होते हैं या जितने भी हम्म। सक्सेसफुल लोग हैं, दे प्रेफर देयर किड्स उनको होम स्कूलिंग कराए। हम्म। अब जो होम स्कूलिंग का है, इसका भी कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली होम स्कूलिंग है। हम्म। होम स्कूलिंग इज़ नॉट समथिंग कि आप बच्चे को घर में पढ़ाओ, खुद से कराओ, स्कूल ना भेजो। तो इस पे मैं थोड़ी सी वजाहत चाहता हूँ आपकी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ है, और शुड वी ऑप्ट फॉर दिस सिस्टम ऑफ एजुकेटिंग आवर चिल्ड्रन। There is no doubt in this fact कि homeschooling is the most important thing that a child can have. जिस लेवल की उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है ना, उस लेवल में उसका जो पर्सनल अटेंशन, पर्सनल फोकस जो उसको होम स्कूलिंग के थ्रू मिलता पहले है तो ना, होम स्कूलिंग है या क्या? आई विल कम टू दैट, आई विल कम टू दैट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैं फिर से एक पॉइंट उसूल बयान कर दूं फिर से, जो मैं हर बार करता हूँ। अगर आपको बच्चे की नफ्सियात के बारे में नहीं मालूम है ना, अगर आपको पेरेंटिंग के बारे में नहीं मालूम है ना, आप होम स्कूलिंग करें या दुनिया के सबसे महंगे स्कूल में डाले, बच्चा बोना ही पैदा होने वाला है, हम्म। वो बोना ही पलने वाला है। अगर आपको नफ्सियात नहीं मालूम है और फ़लसफ़ा आप कुरान और सीरा से नहीं ले रहे हो, तो बच्चे की कोई ग्रोथ नहीं उसमें एक्चुअल होने वाली है। होम स्कूलिंग का जो मसला है ना, देख क्या है, फिनलैंड के जो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फिनलैंड के स्कूल्स हमें आउट परफॉर्म कर रहे हैं हर तरीके से, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो आगे है, खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे है वो, ठीक है। वो हैप्पीनेस इंडेक्स में वो लोग आगे है, पर कैपिटा इनकम में वो लोग आगे है, स्किल डेवलपमेंट में वो आगे है, वो नए नए साइंटिफिक एंडिवर्स में आगे है। दुनिया भर की कंट्रीज, सॉरी दुनिया भर की कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज तरसती है कि इनके बच्चे हमारे पास आए, हमारी कंपनीज में वर्क करे, बिकॉज दे आर गोइंग टू शूट अप आवर ग्रोथ। मसला क्या है कि फिनलैंड के स्कूल जो है ना, उन्हें नफ्सियात पकड़ लिया बच्चे की। वहाँ के स्कूल्स में अलाउड ही नहीं है कि 7 साल से पहले कोई बच्चा उनके स्कूल में आए। वो बोलते हैं कि 7 साल से पहले आप बच्चे की तरबियत खुद करें, ठीक है, स्टोरीज के थ्रू, अपने लाव के थ्रू, ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू, इन सिबलिंग्स के थ्रू, सोशल स्किल्स की बढ़ाई, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही उस एज में वही है। आप उस एज में जब उसको किसी और चीज़ की तरफ लेके जाओगे ना, वो बर्बाद होगा। अब होम स्कूलिंग का पता है कंसेप्ट ये क्या तो है? हमारा दीन भी यही कहता एग्जैक्टली, है। कि आप 7 साल आप ना फोर्स मत करो इसको नमाज के लिए। दीन तो यही कहता था ना, और हमें लगता था बड़ा जो है ना वो दकियानूसी कोई कंसेप्ट है कि नमाज के लिए फोर्स ना करो, ये मत करो, वो मत करो, और इस एज में हम बच्चे को डिसिप्लिन करते, जबकि उस एज में बच्चे को डिसिप्लिन नहीं करना होता है। होम स्कूलिंग, आई एम कमिंग टू दैट। और एक चीज़ है इस पे, यू मस्ट हैव नोटिस कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, तो वो हफ्ज़ कुरान भी बहुत ही यंग एज पे कराते हैं। तो उसका कुछ रिलेशन है कि? सी दैट्स अ गुड थिंग, बट मैं अगेन कह रहा हूँ, बच्चा जब ग्रो होता है ना, व्हेन ही इज 2 years ओल्ड और 3 years ओल्ड, उसमें एक खास ब्रेन का पोर्शन डेवलप होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, जो उसकी लैंग्वेज के लिए बहुत काम होता है। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट उस वक्त है ना, वो असल में लैंग्वेज की है, लिंग्विस्टिक्स की है।
आप बच्चे को हाफिज कुरान बाद में बनाए, पहले उसको अरबिक सिखाई, पहले उसको लिंग्विस्टिक सिखाई या कोई भी लैंग्वेज सिखाई। और टेलिंग यू द फैक्ट, कोई भी लैंग्वेज अगर आप बच्चे को सिखाते हो ना, कोई भी लैंग्वेज, 2-3 लैंग्वेज, 4-5 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से उसका जो IQ क्वेश्चन है ना वो 20 पॉइंट्स बढ़ जाता है, लिटरली एक लैंग्वेज की वजह से। आप सोचे अगर आप बच्चे को 10-12 साल की उम्र तक 4-5 लैंग्वेज में फ्लुएंसी देते हो तो उसकी IQ लेवल्स किस तक बढ़ जाएगी, राइट? तो इसका बिल्कुल रिलेशन है। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू हाँ, होम स्कूलिंग, होम स्कूलिंग का जो मसला है ना वो बड़ा सिंपल सा है कि आप बच्चे को उसकी नफ्सियात के हिसाब से, जिस एज में जो रिक्वायरमेंट है उसकी, वो सब्जेक्ट्स देके, वो एंडिवर्स देके, वो एक्टिविटीज करके उसको पालते हो, ताकि जो उसकी नेचुरल नहज जो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं फितरत पे पैदा करता हूँ, वो उसकी मेंटेन रहे, वो उस इमामत के दर्जे के लिए अहल हो जाए। मैंने आपको बोला इस्लाम में जो फलसफा है ना बालिग होने का, वो बायोलॉजिकल नहीं, वो सोच का है, सबसे बड़ी चीज है, मैच्योरिटी का है। मच्योरिटी का है, वो सोच का है। बड़े स्कूल्स में डालना, लाखों रुपए खर्च करना, बड़े फोन्स, आईपैड्स देना, ये होम स्कूलिंग है या ये स्कूलिंग या पेरेंटिंग नहीं है। सही सोच डेवलप करना असल में होम स्कूलिंग है। सही एंडिवर्स के थ्रू उसको उसको जो है ना कॉम्पिटेंस देना, उसको जो है ना उसकी अरूज देना, उसको वो सारे मराइले देना जिसके थ्रू फिर आगे जाके शूट अप कर सकता अपनी ग्रोथ को, वो असल में होम स्कूलिंग है। और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा बच्चे की नफ्सियात क्या है और किस एज में कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए उसको। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ इफ सो दैट द ऑडियंस अंडरस्टैंड्स। 2 साल के बाद बच्चे को लिंग्विस्टिक्स सिखाई, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही लिंग्विस्टिक्स है। उसको 2-3 लैंग्वेज में जो है ना वो थोड़ा फ्लुएंट कर दे ताकि उसकी IQ लेवल बढ़ जाए। उसके बाद ना उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज मैथमेटिक्स होती है, बाकी सारी जो इक्वेशंस पजल्स होती है, उसमें डाले उसको और रगड़ दे उसको, उसमें कंटिन्यूसली वही करता जाए, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है ना दिमाग की वो बढ़ जाएगी। इसके बाद उसकी नफ्सियात आती है नेचुरल साइंसेस की, ठीक है? और नेचुरल साइंस के बाद उसकी नफ्सियात आती है सोशल साइंस की। और जब वो 15-16 साल तक वो सोशल साइंस, नेचुरल साइंस मुकम्मल कर देगा, उसके बाद वो खुद ब खुद जो ना फलसफे की तरफ जाएगा। वो उनको ये सारे उलूम जो ना छोटे छोटे दिखेंगे। आप होम स्कूलिंग के थ्रू, सही मेथड्स के थ्रू, सही एक्सपर्ट्स के थ्रू बच्चे को पढ़ा के और सही एंडीवर्स एक्टिविटीज में बच्चे को डाल के आप उसके 10-15 साल आराम से बचा सकते हो। जो बंदा PhD में जो पढ़ रहा होता है ना, जो बंदा मास्टर्स में पढ़ रहा होता है या रिसर्च में पढ़ रहा होता है ना, वो आपका बच्चा 16 साल में सीख जाएगा। ये बच्चे की कैपेसिटी है, ये बच्चे की एबिलिटी है, ये अल्लाह ताला ने फितरत बनाई है। मैंने आपको बोला आज से 200-250 साल पहले 16 साल के बच्चे आर्मीज लीड कर रहे थे, वो एम्परर्स थे, वो जनरल्स थे, वो बड़ी बड़ी कौमें चला रहे थे। 13 साल में इमाम शाफी जो है ना रहीमहुल्लाह वो बन गए थे। सोचे तो सही। तो इंसान की नफ्सियात में है। होम स्कूलिंग का कंसेप्ट ये है कि आप उसकी नफ्सियात के हिसाब से उसको वो सब्जेक्ट्स देते हो, वो तरीके इख्तियार करते हो, वो एक्सपर्ट्स हायर करते हो। अगर माँ बाप एक्सपर्ट हो तो क्या ही बात है, अगर माँ बाप खुद पढ़ा सके, बट वो एक्सपर्ट्स आप हायर करते हो जो उसको वो सारी चीज़ें सिखाए, ताकि इसके ये सारे साल बच जाए, इसकी डेवलपमेंट हो जाए, इमोशनली, क्रिटिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, हर तरीके से जो है ना ये उस नहज पे पहुंचे जिस नहज पे उसको अल्लाह ताला ने बनाया था, वो इमाम का जो दर्जा दिया था। हम भी सोचते हैं ना कभी व्हेन वी सी स्कॉलर्स ऑफ कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज, हम लोग सोचते हैं इनको कैसे पता वेदास के बारे में, कैसे इनको पता कुरान की एक एक वर्स, एक एक चीज़, मतलब दे आर एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड। और हम लोग जब एज ए नॉर्मल लोग हम लोग सोचते हैं तो हम तो कभी ये कर ही नहीं पाएंगे, इनको अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या दिया है। मे बी दे आर डूइंग समथिंग राइट, उनके पेरेंट्स कर रहे हैं कि वो एक चीज़ में इतना एक्सेल कर रहे हैं, उनका IQ इतना तेज़ है कि दे कैन राइट। विद अ स्नैप ऑफ फिल्टर दे रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग, और हमें लगता है कि कितने इंटेलिजेंट है। सी मैं एक एग्जाम्पल अपने दोस्तों को भी, अपने घर वालों को भी, अपने अहबाब को भी हर वक्त देता हूँ। एक एग्जाम्पल, मेरी फेवरेट एग्जाम्पल है। एक जनरेशन जब व्हील बनाती है ना, दूसरी जनरेशन कार्ट बना देती है। एक जनरेशन इंजन बनाती है ना, दूसरी जनरेशन उस इंजन पे गाड़ियों को चलाती है, ट्रेन को चलाती है, बाकी सारे मामलात करती है। एक जनरेशन गाड़ी बनाती है, दूसरी जनरेशन हवाई जहाज बनाती है। बिल्कुल। तो जब एक जनरेशन का IQ जो पेडिस्टल होता है, जो IQ की लेवल्स होती है, स्टैंडर्ड ऑफ थॉट जो होता है वो एस्टैब्लिश होता है ना, दूसरी जनरेशन उसको खुद मल्टीप्लाई करती है नहज इंसान की। ठीक है? आप कहते हो ना आपका बच्चा कैसे एक्सेल होगा, आप एक्सलेंस गेन करना स्टार्ट करें, आप खुद को कम्पीट करना, कॉम्पिटेंस खुद को देना स्टार्ट करें, खुद की IQ लेवल्स, खुद के स्टैंडर्ड ऑफ थॉट्स को ठीक करना स्टार्ट करें। आप देखोगे आपका बच्चा उस पेडिस्टल को बेस बनाएगा और उससे आगे फिर वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। हम पता है हम सब कुछ करते हैं, महंगा स्कूल, महंगी बाइक, मोबाइल फोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स, लेकिन एक चीज़ हम कभी नहीं करते कि हम सीरा जो है ना, और उसको नफ्सियात के थ्रू कभी हम बच्चे को सिखाते नहीं, समझाते नहीं, और खुद भी कभी पढ़ते नहीं। लेट्स बी ऑनेस्ट, 99% ऑफ द पीपल हमने कभी सीरा की किताब भी नहीं पढ़ी होती है। हम पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है मैं कितना मुसलमान हूँ, इमाद को भी पता है कितना मुसलमान, जो देख रहे हैं उनको भी पता है वो कितने मुसलमान हैं। हम क्यों झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से? हमें अपने नबी के बारे में एक चीज़ मालूम नहीं है सही ढंग से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दैट्स द ट्रूथ। कायनात का जिसको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बोला,
जिसको अल्लाह ताला ने बोला तुम्हारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसको भी फलाह पानी है किसी भी फील्ड में, किसी भी तरीके से, जिसने सहाबा को जहालत से लेके इस लेवल की सिविलाइजेशंस में एस्टेब्लिश कर दिया कि अभी तक हम तरस रहे भाई उनके जैसे कोई 4-5 तो आ जाए, उनके जैसे कोई लोग तो सामने आ जाए जो लीडरशिप ले ले, जो कुछ ठीक कर दे दुनिया के मामलात, जो मॉरलिटी बाकी सारी चीजें सिखाए। अभी तक वो जनरेशन नहीं हो पाई है, और आप उस शख्स के साथ इतना बड़ा धोखा करते हो कि कभी ना खुद उस शख्स के बारे में पढ़ते हो, ना उसके एंडिवर्स को पढ़ते हो, ना उसकी सोच को समझने की कोशिश करते हो, ना फिर अपने बच्चे को उस नहज पे तैयार करते हो, उसको सिखाते हो। ये सबसे बड़ा जुल्म है उस बच्चे के साथ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरा है ना, वो फितरत की जो है ना आवाज़ है, इंसान की फितरत की आवाज़। अल्लाह ने खुद कहा कि मैंने जो कुरान भेजा है ना, ये तुम्हारी फितरत को सपोर्ट करता है। और उस कुरान को मॉडल कौन है हमारा? चलता फिरता मॉडल कौन है कुरान का? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस चीज़ पे आप कभी ट्रेन नहीं करते हो, और जब आपकी सीरा पे ट्रेनिंग नहीं होती है, कुरान पे ट्रेनिंग नहीं होती है, सही उलूम पे ट्रेनिंग नहीं होती है, तो आपका बच्चा भी बोना ही होगा। आपकी अपनी आईक्यू लेवल्स वैसी नहीं होती है। कमिंग बैक टू होम स्कूलिंग, राइट। एक आप बता सकते हैं कि एक प्रॉपर वे, क्योंकि अभी तक भी मे बी ऑडियंस नहीं समझे कि अगर हमें होम स्कूलिंग करनी है तो कैसे करनी है। मे बी इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 1 साल से लेके 12 साल तक, हम्म, होम स्कूलिंग का मतलब ये तो नहीं है कि आप स्कूल ना भेजो, घर हम्म। पे ही सारा कुछ पढ़ाओ। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस, क्या स्टेप्स उनको लेने चाहिए? सी इंसान का जो दिमाग है ना, वो खुद कहता है कि मुझे किस चीज़ की दरकार है, जो मैंने आपको पहले कहा था। मैंने आपको कहा कि पहले 2-3 साल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं स्टेज बाय स्टेज हम चले स्टेज, जाते हाँ। हैं, ठीक है? पहले जो 3 साल है ना, उसमें बच्चे को किसी चीज़ को फोर्स मत कीजिए या कुछ करवाने की ज़बरदस्ती कोशिश मत कीजिए। इनफैक्ट हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो पेरेंट्स को पता भी नहीं है, बच्चे की क्रॉलिंग की एज होती है, हम उसको चलना सिखाते हैं। ये सबसे बड़ा जुल्म है उस बच्चे के साथ। आपको पता है, साइंटिफिक स्टडीज़ है, अल्लाह की कसम, कि बच्चे की जो पॉन्स होती है, ब्रेन डेवलपमेंट होती है, वो क्रॉलिंग से ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू चलने से। हम उसको ज़बरदस्ती चलवाते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने उसको क्रॉलिंग की स्टेज रखी होती है। तो उसको जो पहले 2-3 साल बच्चा होता है ना, उसको खिलाए-पिलाए, उसको कंडीशनिंग करे, वो सब कुछ वो अब एंड ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स। खेलने कूदने की उम्र, लेट हिम हाँ, डू लेट व्हाट ही हिम इज डू डू। व्हाटएवर ही डू, ठीक है? और उसको ना ज़बरदस्ती सुलाए नहीं, ज़बरदस्ती उसको उठाए नहीं। बच्चे की फितरत खुद बताती है उसको कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है। बिल्कुल। उसको ज़बरदस्ती मत करिए, उसको बर्बाद मत डोंट करिए। सेट रूल्स ऑन हिम, एग्ज़ैक्टली, उसको लेट हिम बी। लेट हिम बी। हाँ, और हर भी। अब देखिए इसके बाद होता क्या है? इसके बाद होता ये है कि जब आपका बच्चा 2-3 साल की एज में आ जाता है ना, मैंने आपको बोला कि लिंग्विस्टिक्स का सेंटर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे को लैंग्वेज सिखाइए इस एज में, ठीक है? ये 2 से लगभग 5-6 साल, 7 साल की जो उम्र है ना, अब तो पहले तो ये होता था कि हमारी जो आज तो 4 साल की उम्र में ही क्रच में डालते हैं। वही हमने पहले कहा था, ये ज़ुल्म है उस बच्चे के साथ, है ना? गुनाह है उस बच्चे के साथ, अल्लाह की आई कसम। विल नॉट डू दैट। नेवर इन योर लाइफ डू दैट। मैं आपको बताता हूँ ना कि मैंने आपको कहा था ना पहले भी कि लिंग्विस्टिक्स का सेंटर डेवलप होता है। हाँ, पता है प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि आज से कुछ साल पहले, कुछ डेकेड्स पहले, जो मॉर्फिक रेजोनेंस हमारी ब्रेन में होती थी ना, प्लास्टिक चेंज होती थी, उसमें 10 साल का फ़र्क था। लेकिन अब उतना नहीं है, अब 5 साल का फ़र्क हो चुका है बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो चल रहे हैं। टेक्निकल्स में नहीं जाते। तो 5-6 साल का जो बच्चा है ना आपका, 4-5 से 6 साल, इसको लिंग्विस्टिक्स सिखाइए। 2-3 लैंग्वेज में ना इसको एक्सपर्टीज़ बनाए। और पता है कैसे बनाए? इसको रटा करवा के नहीं, फ्लुएंसी सुना के। अल्लाह ताला कहते हैं ना कुरान में, वो सूरह इंसान है शायद, वो मुझे याद नहीं आ रहा सूरह कौन-सा है वो। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इसको सुनने वाला बनाया, फिर जानने वाला बनाया। तो बच्चे को सुना के, प्रैक्टिस करवा के, इन सारी चीज़ों के थ्रू लैंग्वेज में फ्लुएंसी दे दें आप। बच्चे का आईक्यू अगर 4 लैंग्वेज भी आप सिखाते हो ना, 70-80 पॉइंट्स लाइक दिस इंक्रीज़ हो जाएगा। ये बच्चे की रिक्वायरमेंट है। अब जब बच्चा 7 साल की उम्र में आ जाता है ना, ये एक्सप्लोरेशन की एज खत्म हो जाती है। अब एसोसिएशन की एज आती है कि अब वो डेटाबेस कलेक्ट करने लगता है, सवाल पूछता है, फ़लसफ़ाना सवाल, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। उस एज में उसको जो है ना, वो मैथमेटिक्स आप ज़रूर सिखाएँ। पज़ल्स-वज़ल्स, वो सारी चीज़ें ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रगड़े उसको उस पे आप ना ज़बरदस्त तरीके से। एडवांस मैथमेटिक्स तक वो जा सकता है उन 2-3, 4-5 सालों में। और जैसे ही वो फिर एज ऑफ एसोसिएशन से निकल के एज ऑफ सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम कहते हैं, उसमें आ जाता है, उसको नेचुरल साइंस देना स्टार्ट कर दे। ठीक है? नेचुरल साइंस की जो उलूम है, और आप उसको 2-3-4 साल में एडवांस लेवल की सिखा सकते हो। स्टीफन हॉकिंस की रेडिएशन इक्वेशंस भी वो समझ जाएगा, उतना अल्लाह ने उसको अहल बनाया है। हम अहल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा अहल नहीं है, वो सीख नहीं सकता है। 12-13 साल के बच्चे छोड़े, 12-13 साल के बच्चे, आप पढ़े, इंटरनेट खोले, गूगल करे, 8-9 साल की बच्चियाँ जो है ना, उनको एनसाइक्लोपीडिया सारा ज़बानी याद है। एनसाइक्लोपीडिया। हमारे यहाँ हाफ़िज़ कुरान आप देख लीजिए, हाफिज़ कुरान, हाँ, हमारे बिल्कुल। यहाँ जो मदरसे में देखिए बच्चे 4 साल में, 3 साल में कितने पारे याद कर लेते हैं। तो बच्चे की एबिलिटी है वो, उसको नेचुरल साइंस सिखाए और एडवांस लेवल पे धीरे-धीरे लेके जाए उसको। और फिर इसी नेचुरल साइंस में लेते-लेते उसको सोशल साइंस की तरफ शिफ्ट कर दिया। क्योंकि वो रीज़निंग की, वो क्रिटिकल थिंकिंग की, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज़ बन चुकी है। अब वो सोशल सर्कल्स को समझना स्टार्ट करेगा, बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ आएगा, पॉलिटिकल सर्कल्स को समझेगा, कल्चरल सर्कल्स को समझेगा, उसको वो उलूम दे सोशल साइंसेस में। उसके बाद फिर उसको जो है ना,
आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद वो ऑटोमेटिकली। खुद फिर अपनी ग्रोथ पे चला जाएगा क्योंकि आपने वो नहज एस्टैब्लिश कर दी है। वो डेटाबेस, वो वैल्यू सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया। बेसिक्स उसके क्लियर है। बेसिक छोड़े, एडवांस लेवल उसकी अब क्लियर हो चुकी है कि अब वो उसके एक तो साल बच गए, ठीक है। दूसरी चीज़ उसकी रियल ग्रोथ होगी जो उसकी नहज थी, उसकी फितरत थी। तीसरी चीज़ वो उन उलूम में पीक पे पहुंच चुका है इतनी छोटी उम्र में। आप सोचे फिर आपका बच्चा कहाँ पर जाएगा। अच्छा, ये कैसे हम लोग अब मतलब इस जो फ़र्क होता है एक फ्रीडम और डिसिप्लिन का, उसको कैसे बैलेंस किया जाए? सी मैंने आपको कहा था ना कि छोटी एज में बच्चे को डिसिप्लिन करना बंद कर दे, मेहरबानी करके उसको। जब वो छोटा होता है, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में होता है, हुँ। या यहाँ तक कि वो एज ऑफ एसोसिएशन तक पहुंच जाता है, उसको डिसिप्लिन करना बंद करे। हमारा दीन भी इसके खिलाफ है। नहीं हमारा होता है। दीन कहता है कि नमाज, आपको पता और है ये कि नेचुरली इंसान मतलब अगर सोचे भी ना, हम्म, ह्यूमंस को छोड़ दीजिए, हम्म, अगर हम जानवरों की बात करते हैं, हम्म, आप उनको देखें कि वो अपने बच्चों को कैसे पालते हैं। राइट, कितनी पहले स्टार्टिंग में दे लेट देम बी क्यूरियस। हम्म, शेर के बच्चे होते हैं, क्यूरियोसिटी में इधर उधर घूमते हैं, उनको डांट नहीं पड़ती, कुछ नहीं होता है। उनकी माँ साथ साथ उनके साथ होती है, एंड शी मेक्स देम एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, राइट। है ना? तो वैसे ही हमारे भी बच्चे हैं। एक दूसरे को खरोचते रहते हैं, पीटते फर्क रहते बस हैं। इतना है, हम अशरफुल मखलूक का, वी हैव सेंस। हम्म, तो वही एक डिफरेंस है। सो वी ऑल्सो, जब तक हमारे बच्चे इस एज तक पहुंचे कि वी शुड लेट देम बी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। जैसे इवन इफ हम इंटरनेट पे भी जाते हैं, वी सी लॉट ऑफ पीपल, वो तो मोबाइल फोन्स दिखाते भी नहीं है जब तक कि वो टीन एज में। उन्होंने हम्म। स्ट्रिक्टली मना किया अपने बच्चों को, टेक्नोलॉजी से बिल्कुल कोई वास्ता ही नहीं रखा है, क्योंकि वो ब्रेन डेवलपमेंट को हैम्पर करती ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है आपने ना? छेड़ा इसमें। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो लोग कर रहे हैं तो कुछ तो सही कर रहे हैं ना। एंड सी द थिंग इज, ये ना, ये बहुत क्रिटिकल हम्म। पॉइंट छेड़ा आपने, ये दिमाग से चला गया था। द थिंग इज कि अगर आपको जानना है ना कि बच्चे की ग्रोथ करानी, तो उसको एक्सपोज करे डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हम्म। तरफ, वो हो जाएगा जो मैंने आपको कहा। उसको फोर्स मत करे। खुद देखे दीन ने कब तक कहा है कि इसको फोर्स मत करे नमाज पढ़ने के लिए, जो बेसिक है हमारी। हम्म। 13 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे पे वो फर्ज कर दी गई है हमारे हम्म। दीन में। अब अलग अलग मकतब अलग अलग एज कहते हैं, बट सात इज देखे, सेवन इज हाँ मतलब देखे कि अलग अलग मकतब है ना, अलग अलग कहते हैं। तो देखे एक बार पढ़े कि दीन ने कब तक कहा है कि इसको फोर्स मत करे, उसके बाद इसको डिसिप्लिन करना स्टार्ट करे। बहरहाल, अब जो पॉइंट छेड़ा ना, मैं हमेशा मेरे कजन्स जो अभी पेरेंट्स रिसेंटली बने हैं, या मेरे जो दोस्त है, या जिनको मैं जानता हूँ, या जिनके साथ सेशंस हमारे होते हैं, मैं उनको एक बात हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह की कसम, सुम्मा अल्लाह की कसम, उसकी इज्जत और अजमत की कसम खाकर कह रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन दे के बच्चे को आप खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो। ये तो फैक्ट है। दीज आर प्रून स्टडीज कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है, जो इसकी स्क्रीन है, जिसके थ्रू आपका बच्चा, जिसके थ्रू आप बच्चे को चुप करवाते हो, वो रोता है, हाथ में मोबाइल हम्म। पकड़ा देते हो, वो खाना नहीं खाता, मोबाइल देते हो, आप असल में उसके ब्रेन को डैमेज कर रहे हो। बच्चे की वो रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चे की ऑक्सीटोसिन उस एज में रिक्वायरमेंट है, आप उसको डोपामीन दे रहे हम्म। हो। डोपामीन जो है ना, ये एक बड़ा ज़बरदस्त केमिकल है जो सिर्फ इंसान को मैं करवाता है ना, मतलब हम्म। सेल्फिश बनाता है इंसान को। ऑक्सीटोसिन जो है ना, वो इंसान को देने पे आमादा करता है। वो हम्म। केयरिंग, गिविंग, सैक्रिफाइस का हार्मोन है। और आप बच्चे को बचपन से ट्रेन कर रहे हो डोपामीन पे कि मुझे मुझे मुझे, और हर कोई चीज़ आप उसको दे रहे हो। तो आप इमेजिन कीजिए आपका बच्चा जब बड़ा होगा, वो किस तरह से खुद को डिसिप्लिन कर पाएगा बाकी चीज़ों में, जब उसको वो डोपामीन सेंटर्स, अकम्पलिशमेंट जो सेंटर्स है, वो उसको फुलफिल नहीं हो रहे होंगे। वो किस डिप्रेशन में चला जाएगा। आप लोग ना, बच्चे क्यों डिप्रेशन में चल रहे हैं, ये स्क्रीन है वजह, जिसकी वजह से डिप्रेशन में चल रहे हैं। डोपामीन सेंटर्स हम उनके ट्रिगर वो कर जो रहे हैं। चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बचपन से आदत लगाई गई है डोपामीन को ट्रिगर करने की। अब वो थ्रेशोल्ड पूरा नहीं हो रहा है। हमारी प्रॉब्लम है ब्रेन की, प्रॉब्लम मैं नहीं कहूंगा, ये एक नफ्सियात है हमारी, कि हमारी ब्रेन में जो डोपामीन की लेवल्स है ना, वो बड़ी लिमिटेड होती है। हम्म। ठीक है, वो उतनी स्क्रीट हो पाएगी जितनी हो पाएगी, लेकिन जब जब डोपामीन स्क्रीट होता है ना, उसके जो बाउल हो ना, मतलब जो उसका हम्म। रिसेप्टर, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अब डोपामीन उतना ही है मेरे ब्रेन के पास जितना है। अब जब जब बढ़ता जाएगा, तो ब्रेन कहाँ से इतना लाएगा। और आप बचपन से उसको डोपामीन दे रहे हो, तो सोचे जरा कि आप किस लेवल पे उसको बर्बाद कर रहे हो। जब कल को जाके दुनिया के मामलात को वो सामने देखेगा ना, तो डिप्रेशन में ही चला जाएगा ना। 8 साल में ट्रॉमा सेंटर में जो बच्चे हमारे पाए जाते हैं, वो मोबाइल फोन्स की वजह से। जितने भी मोबाइल फोन के बच्चे होते हैं वो दे आर ऑलवेज क्रैंकी, या वी कैन से दैट, है बट ना? डिसिप्लिन नहीं होते हैं। डोपामीन। हाँ, दूसरी चीज, शादियों में जब हम ऐसे बच्चों को जिनमें फोन से बेचारे अथवाज वंत फोन से हाथ उसके, बस फोन छीनो फिर देखो वो क्या हरकतें करते हैं। हम्म, मतलब हम लोग फिर बोलते हैं "शिम सुन बाज क्यों छीक", दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि बच्चे क्रैंकी होते हैं, दे डोंट बिहेव वेल, हम्म। कि ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है। आप ना एक काम हम्म। करना, हम्म। टेक अ सैंपल, किसी भी दोस्तों का सैंपल ले लेना अपना, ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूट में जाना। आई टेक एन एग्जांपल, मेरे घर हम्म, में ही है, मेरे जो छोटा भाई है उसकी भी शादी हो रखी है माशाल्लाह, उसका भी बच्चा है। उन्होंने कभी माशाल्लाह। उसको फ़ोन नहीं दिया है। ओह ठीक नाइस। है, कभी, ये मतलब बचपन से ही वो उन्होंने इतना, बेचारों ने खुद एज ए पेरेंट्स मतलब
इसके लिए वर्क किया है, दे नेवर बट यूज्ड मेक श्योर वो उसकी नफ्सियात के मैं हिसाब आपको से वो बता, सीरा और कुरान से फलसफा वो लेते। कभी फोन नहीं दिखाते थे बच्चों को, उन्होंने खुद भी बहुत स्ट्रगल किया इस वजह से, ऑफिस Awesome. जाता था, फोन नहीं यूज करता था बच्चों के लिए, वो उसको सिर्फ टाइम। आज वो बच्चा जब छुट्टियों में यहाँ पे आया था, मतलब हम लोग फोन उठाते, वो हमारे फोन छीनता है, इसको नीचे रखो, व्हाई डोंट यू प्ले विद अस, लेट्स हम्म प्ले। बाहर जाता है, मतलब उसकी जिंदगी, उसका जो जिंदगी है ना वो टोटली डिफरेंट है। हम्म ही इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स टॉयज, गार्डन में खेलना, मतलब लोगों से बात करना, हम्म अगर हम आपस में बात करें वो ही कम्स टू कि मुझसे भी बात करो, तो हम्म उसकी लाइफ वो है। बनिस्बत कि आप ऐसे बच्चे को देखो जो जिसको पेरेंट्स फोन वोन देते हैं, एक्सपोज टू दिस टेक्नोलॉजी, फोन स्क्रॉलिंग, ये सब कुछ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यू नो। सोशल लाइफ बर्बाद हो सोशल चुकी है नहीं, उसकी। ग्रुप में भी हम लोग बैठे होते, रिश्तेदार मिलते हैं, बात कर रहे हो तो सब पानो स्कूनस मस हम्म फोनस में तमशन पाई क्या कॉन्वर्सेशन और से 14 गसान, साल में ही फिर इज नॉट पोर्नोग्राफी, इन्वॉल्व। ड्रग्स और ट्रॉमा वो सेंटर्स। एग्जैक्टली दिस इज द केस, ये सीरियसली। ना ये मसला है ना, देखिए जब तक बच्चे के साथ आप कनेक्ट नहीं होंगे ना, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और इसमें पेरेंट्स का भी, पेरेंटिंग के बाद दे हैव एब्सोल्युटली। टू आल्सो सैक्रिफाइस, जब आप पेरेंट बनते हो तो कुछ चीज़ों पे आपको भी थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना है। आज से 50 साल पहले कौन से फोन्स थे बताइए मैं जरा। वही कह उस रहा वक्त हूँ। पेरेंट्स नहीं पेरेंटिंग कर रहे थे, उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं आए, उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े जो ना लीडर्स फिलोसफर्स नहीं आए। आज से 100 साल 200 साल पहले कौन से फोन थे, देखिए कितने स्कॉलर्स फिलोसफर्स आए, किस लेवल पे आए हैं, इस्लामिक लेवल्स पे भी, या जो इंसानियत की लेवल्स पे है उस पे भी, मतलब नॉन इस्लामिक लेवल्स पे भी। डिस्ट्रैक्शन नहीं था ये वाला। एग्जैक्टली आप बर्बाद करते हो ना उसको इसके इवन थ्रू। जितने भी बेस्ट स्पोर्ट्समैन हैं या जो पुराने एरा के, दे हम्म आर, जिनको लेजेंड्स कहा जाता है, तो वो भी एक रीजन की वजह से है, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे डिस्ट्रैक्टेड नहीं और थे। डोपामीन नहीं ट्रिगर हो रहा था बार बार पे। हाँ, उस लेवल के स्पोर्ट्समैन देखे आप और आज जो आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा फर्क है। हद से भी ज्यादा बड़ा गैप है। वो सी चीज मैंने बोला सैंपल कलेक्ट कीजिए आप, मैं पेरेंट्स को ही बोल रहा हूँ ताकि मैं जस्टिफाई कर सकूँ जो मैंने स्टेटमेंट्स दिए। एक सैंपल कलेक्ट कीजिएगा आप, ठीक है? 50 60 100 बच्चों को जो है लीजिएगा, बच्चे छोड़े आप, 20 25 30 साल के एडल्ट को भी ले लीजिएगा, ठीक है? और एक चीज उनसे पूछे, ठीक है, सिर्फ एक सवाल उनसे पूछे आप, उनसे बोले कि दुनिया के ग्लोब के सबसे बड़े 5 मसले क्या है, ठीक है? हम्म अगर चलो ग्लोब की भी नहीं बोलते, बोल दो नेशनल लेवल पे हमारे सबसे बड़ी 5 प्रॉब्लम्स क्या है, या फ्यूचर की जो आने वाली क्या है। और नेशनल लेवल पे छोड़े, लोकल लेवल की उसको बोल दे, स्टेट लेवल पे क्या है या लोकल लेवल पे क्या है। टेल मी ऑनेस्टली इमाद, आउट ऑफ दोज 100 एडल्ट्स और चिल्ड्रन, कितने लोग जवाब दे पाएंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है ग्लोबल लेवल पे किसकी? नहीं दे पाएंगे। तो मसला कहाँ पर आ रहा है? देखिए ना कितने डाउन डाउन हो गए हमारे बच्चे कि उनको मालूम भी नहीं है आगे कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली है, जो मुझे फेस करनी है उसके लिए कौन से टूल सेट मुझे तैयार करने हैं। वो सोचते ही नहीं है इस बारे में। एग्जैक्टली क्यों नहीं सोचते? क्यों मुब्तला है आज के जो प्रेजेंट में वो जीना चाहते हैं, मतलब दे आर मोर टुवर्ड्स नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। या मतलब उनको उन मामलात में जोड़ दिया गया है जिनकी उनकी हाँ, ग्रोथ के साथ या दुनिया की फलाह के साथ कोई मामला नहीं है। एग्जैक्टली। मैंने बोला ना, इमाम भी पेरेंट्स बनाते हैं, शैतान भी पेरेंट्स बनाते हैं, याद रखिएगा। 12 साल तक जो आपने बच्चे के साथ कर दिया ना, उस पर उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी डिपेंड करती है। बिल्कुल। नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग, एक हम्म, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करनी है कि इसी चीज़ के लिए हमारा जो अगला प्रोजेक्ट आ रहा है, वो इसी होम स्कूलिंग के कंसेप्ट पे आ रहा है, हम्म, पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज पे आ रहा है, मेंटरिंग पे आ रहा है, जहाँ पर बच्चे को नफ्सियात के थ्रू कुरान और सीरा से जो है ना वो फ़लसफ़ा लेके बच्चे को ट्रेन किया जाएगा बचपन से, जो कुछ भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है बचपन से, चाहे लिंग्विस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे उसकी मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे उसकी साइंस की, नेचुरल साइंस की, सोशल साइंस की, उस पर हम उसको ट्रेन करेंगे अकॉर्डिंग टू हिज डेवलपमेंट, जो उसकी ब्रेन की प्लस जो कुरान और सीरा से हम फ़लसफ़ा लेते हैं। और उस प्रोजेक्ट में हम बच्चों को इंशाल्लाह लीडरशिप स्किल्स भी सिखाएंगे, मैनेजमेंट स्किल्स भी सिखाएंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस भी उसको सिखाएंगे, कुरान सीरा भी उसको सिखाएंगे, अरबिक एज लैंग्वेज और बाकी सारी जो लैंग्वेज है 2 3 जो हम चूज़ करने वाले इंशाल्लाह, वो भी हम उसको सिखाएंगे ताकि बचपन से ही बच्चा तैयार हो जाए बड़े मामलात के लिए, ठीक है? इंशाल्लाह वेरी रहमान। नाइस। और इतना ही नहीं, बल्कि उसमें जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग सेशंस होने वाले, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने वाला है इंशाल्लाह, तो तो हाउ पेरेंट्स डू को भी। पीपल गेट इन टच विद यू? Yeah, obviously we are going to make another announcement very soon. अभी इंशाल्लाह। उस that project is under way इंशाल्लाह, and मैं कोई commitment अभी नहीं करना चाहता हूँ, but hopefully by the first quarter of next year वो officially इंशाल्लाह launch हो जाएगा with इंशाल्लाह। all the experts, with all the detailing, with all the do's and do not जो हम आपको announce इंशाल्लाह कर देंगे, maybe through your podium or through another podium इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रहमान। और प्लस जो एडल्ट्स भी अगर चाहते हैं ना, उसमें जिनकी ग्रोथ उस लेवल पे नहीं हुई है, जो डम डाउन किए गए हैं, उनके लिए भी उनमें इनिशिएटिव्स होंगे, ट्रेनिंग इनिशिएटिव, जहाँ पर लिंग्विस्टिक्स तो आपको सिखाएंगे ही सिखाएंगे हम इंशाल्लाह, प्लस जियो पॉलिटिक्स में भी हम आपको ट्रेन करेंगे थ्रू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड ऑल। और साथ साथ में जो अब आपका नुकसान हो गया उसकी भरपाई करने के लिए कुछ जो हम कुछ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, उसमें वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस प्रोजेक्ट के थ्रू इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इट वाज लवली हैविंग यू ऑन आवर इट्स पॉडकास्ट, एन बहुत ऑनर कुछ सर। सीखने को मिला।
बट बिफोर वी कंक्लूड आई जस्ट वांट टू गिव फ्रॉम योर एंड के एक जो मैसेज हो जो तो भी लोग ये पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं कि क्या हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे सकते हैं इनके लिए, एक मैसेज एक छोटा सा इनके लिए जो हो आपकी तरफ राइट। से। सी मेरा यहाँ पर पॉडकास्ट में आने का जो मकसद था ना वो बड़ा सिंपल सा था। 2 बड़े मकसद थे यहाँ पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला गया कि ए नबी इनसे बोल दे कि ये सब के सब गलत डायरेक्शन में चले गए हैं और अल्लाह का अज़ाब इन पे आने वाला है। तो आई सी माई सेल्फ नथिंग मोर दैन वो रिमाइंडर जो नबी करीम से हमको बोला गया था कि वो रिमाइंडर इनके लिए बन जाओ, इनको आगाह करो कि क्या बर्बादी आने वाली है। हम्म। और उस रिमाइंडर के थ्रू मैं चाहता था कि जो कोर प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में है, जहाँ से ये चीज़ उभरती है, ठीक है, जो इसकी रूट है, उसको मैं चैलेंज कर सकूं, उसको मैं एस्टैब्लिश कर सकूं और फिर उसमें कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस दे सकूं। तो पेरेंट्स, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, मतलब वो है ना कि ये अल्लाह का काम है, अल्लाह के दीन का काम है। मुझे अगर इसके लिए भीख भी मांगनी पड़े ना, मैं वो भी आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ कि मेहरबानी करके खुदा का वास्ता है आप लोगों को अपनी पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज ठीक करे, अपने आप को इंटेलेक्चुअल जो है ना वो डिस्कोर्स में मुब्तला करे, अपने स्टैंडर्ड ऑफ थॉट्स को एस्टैब्लिश करे, अपनी आईक्यू लेवल्स को रेज करे और फिर उसके थ्रू बच्चों को ट्रेन करे। क्योंकि अगर ये आपने आज नहीं किया ना, जो स्टैट्स हमारे पास है, जो मैंने केस स्टडीज़ आपको बोली है, अल्लाह की कसम आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, हमारी बहनें, हमारे बच्चे जो है ना वो घर से बाहर निकलने के लायक नहीं रह जाएंगे। और जिस लेवल की बर्बादी आएगी ना जो अभी चल रही है, आप आप पढ़े कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी जो उन्होंने कही है कि किस लेवल हर आने वाला ज़माना पहले ज़माने से बदतरीन होने वाला है, खतरनाक होने वाला है। तो पढ़े कभी किस मामले में, ये तो पहली। सेकंड चीज़ मैं जिसको कहना चाहता हूँ ना वो ये है कि सी हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बहनें, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्ग मर रहे हैं दुनिया में, कट रहे, पिस रहे, मुसीबत में है, तशद्दुद में है, परेशानी में है। और आप पे और मुझ पे ना अल्लाह ने एक बहुत बड़ा ज़िम्मा रखा था कि आपको और मुझको एक इमाम की तरह प्रेज़ेंट किया था अल्लाह ताला ने, और हमारे नबी की सीरत दी थी। और मेरे नबी ने स्टैंडर्ड जो है ना वो सेट कर लिए थे कि मैं जो हूँ ना मैं पूरी रहमत हूँ, मैं रहमत हूँ पूरी आलमीन के लिए। हम्म। तो मेरे नबी के स्टैंडर्ड्स को जो है ना वो नीचा ना करे, खानदान खेलना बंद करे और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करना स्टार्ट करे और पूरी दुनिया का जिम्मा ले, खुद भी ले और अपने बच्चों को भी सिखाए कि तुम्हें किस पर्पस के लिए, किस जबरदस्त और अजीम पर्पस के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है। कि कहीं पर भी कोई बच्चा, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, कोई भी बच्चा अगर सफर कर रहा है, कोई इंसान सफर कर रहा है, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तुम्हारी फर्स्ट ड्यूटी है कि तुम जाके हाथ से उसके मामलात को ठीक करो, उसकी हेल्प कर पाओ जिस भी तरह से तुम करो। और किस तरह से करते हो? बाय गेटिंग द राइट नॉलेज, बाय गेनिंग द राइट कॉम्पिटेंस, बाय गेटिंग द राइट स्किल सेट्स जो उसके लिए दरकार होती है। जब भी कोई थिंकर आया ना उसने लोगों को अपने ताबे किया है, तो अपने बच्चों को जो है ना वो इस नहज पे ट्रेन करना स्टार्ट करे और खुद भी ट्रेन होना इस पे स्टार्ट करे। वो जो ना मैं इसको आई विल ट्राई टू एंड इट एक शायरी पे इसको मैं एंड करना चाहता हूँ जो मुझे याद आ रही है अभी। वो ये है कि शायरी तो शऊर लाता है। था मद्दो जजर अब तो उतर जाना चाहिए, इस उम्र में तो यार सुधर जाना चाहिए। वो दिल नहीं रहे वो सुखनवर भी चल बसे, वरना कलाम दिल में उतर जाना चाहिए। ए कातिबे गुनाह तेरे सब्र को सलाम। कातिबे गुनाह है ना, एक सवाब लिखता है गुनाह, उसको एड्रेस करके कि ए कातिबे गुनाह तेरे सब्र को सलाम, अब तक तो तुझको खौफ से मर जाना चाहिए। जन्नत मैं तेरे वारिसों से मिल के डर गया। ये जो है ना जन्नत की जिनने पगड़ी बांध के रखी कि हम तो जन्नत ये 2 नंबरी भी करें, उन पे कि ए जन्नत मैं तेरे वारिसों से मिल के डर गया, अब तू ही बता मुझको किधर जाना चाहिए। जरियाब सोचता हूँ जहन्नुम का रुख कर लूँ, जरियाब सोचता हूँ जहन्नुम का रुख कर लूँ, एक आध पार सा भी उधर जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, Wow. इट वॉज एन ऑनर टू बी हेयर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। प्लेजर इज आवर्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया, यू गाइज हैड पेशेंस टू हेयर अस आउट एंड आई होप इस छोटी सी कोशिश से आपको भी थोड़ा सा कॉन्शियस रेज हुआ होगा। एंड इंशाल्लाह मिलते रहेंगे ऐसे ही पॉडकास्ट में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।